सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। तो जी के पी वाई क्यू सीरीज़ का आज शुभ आरंभ होने जा रहा है पार्ट 2 का, और उसका है लेक्चर नंबर 1। तो उम्मीद ये है कि जितने लोग की आज इंतज़ाज़म है, क्यूरोसिटी है लेक्चर 1 के प्रति, वो क्यूरोसिटी बनी रहे, बरकरार रहे। ठीक है, ये पी वाई क्यू सीरीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है जो अगले सी पी ओ एग्ज़ाम, अगला स्टेनो एग्ज़ाम, एस एस सी सी जी एल मेन्स, उसके लिए बैठने वाले हैं। उनके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक, ठीक। राम राम और गुड इवनिंग सभी को। शिवांश, रौनक, संदीप, अर्जुन। 501 आंसर किया गया। एक्चुअल में इसी वजह से आज लेट हो गया, थोड़ा सा 10 से 15 मिनट लेट हो गया, बिकॉज आप लोगों की आज आ गई आंसर की। अब काफ़ी लोग भेज रहे हैं सर हमने 17 क्वेश्चन किए थे, 17 के 17 फोड़े। ठीक है, और मतलब किसी के 19 सही हो रहे हैं, किसी के 20 सही हो रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ जो अपर साइड में है। बाकी एवरेज जैसे 14, 15 या फिर 16 के अराउंड है। बाकी वो मैं आपके साथ स्कोर कार्ड शेयर करूँगा क्लास ख़त्म होने के बाद। भाभी का मैसेज आया, अच्छा। गुड इवनिंग संजीवनी, वैशाली, सिंधु, प्रज्वल, गुड इवनिंग सभी को। सर जी के ओनली 17, ओके। 18 क्वेश्चन करेक्ट इन जी ए, विपिल यादव। 120 इन जी के, 20 जुलाई सेकेंड शिफ्ट, इज इट सेफ स्कोर? अब टोटल आप बताओ। काफ़ी लोगों के एकदम 139 बने ओबीसी से, हो गया क्या? बिल्कुल 139 ओबीसी से, और मेरे अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, 129 फॉर ओबीसी विल बी बॉर्डर, 145.5 प्रिंस, ऑलमोस्ट सेफ आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1। बाकी मैं स्कोर कार्ड टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, और ना सिर्फ स्कोर कार्ड टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, जो भी आपकी पीडीएफ है, जो भी आपके नोट्स हैं, सारा कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। सो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, परमार एसएससी करके। बाकी आप लोगों के इसके जो हम लोग यहाँ पे लेक्चर 1 से आज जो प्रोसीड कर रहे हैं, पीवाई की सीरीज़ को जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसके जो टेस्ट होंगे वीकली बेसिस पे, उसका ग्रुप अलग बना हुआ है। वो आई थिंक उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बाकी मैं स्कोर कार्ड शेयर करूँगा। अभी मैंने व्हाट्सएप थोड़ा ही सही चेक किया था, तो बस उसी में मेरे को देखने को मिला कि सर 17 अटैम्प्ट किया था, 17 के 17 सही है, 19 सही है, 18 सही है। बाकी मैं शेयर कर दूंगा ताकि जिनका आगे उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले। बाकी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, एंड दिस सीरीज़ इंपॉर्टेंट टू एवरी एग्जाम जिसमें भी आप बैठ रहे हैं। CHSL वो आपने देख लिया, हम लोगों ने 3 महीने किया था, और CGL में किस तरह का हम लोग का परफॉर्मेंस निकल गया। और बाकी कल से आप लोगों का, मुझे पता है, CHSL के भी एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो इसका भी मैं रिव्यू करवाने वाला हूँ। और यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा करवाना, बिकॉज पहले से ही दो सीरीज़ रन हो रही हैं। तो टेलीग्राम पे मैं मोस्ट प्रोबेबली इसका रिव्यू देने वाला हूँ। ठीक है, टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करूँगा, और जैसा भी होगा नंबर तो सभी का होगा, व्हाट्सएप वाला जो मेरा नंबर है। ठीक है, तो उस पर ही जिनका भी CHSL का एग्ज़ाम है कल से, वो ज़रूर अपना टेलीग्राम पे शेयर करें कि किसका क्या क्वेश्चंस आए, तो वो मैं शेयर करूँगा, और उसके बेसिस पे आगे रिव्यू दूंगा। जिस तरह रिव्यू तो आपने देखा होगा CGL में, जो मैंने रिव्यू ही नहीं दिया था, बल्कि उसके बेसिस पे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए थे, डिट्टो आपके छपे थे, वो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। तो अगेन रिपीट कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ डू नॉट आस्क रिपीटेडली कि सर हम इसके लिए कर रहे हैं क्या सही है, दिल्ली पुलिस के लिए कर रहे हैं सही। करिए तो पहले, मैं आपको सिर्फ 2 वीक का चैलेंज दे रहा हूँ। यही चैलेंज मैंने पार्ट 1 सीरीज़ में दिया था, 2 वीक चैलेंज। अब मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग इस पर अब थोड़ा सा सीरियस लेंगे। क्यों? क्योंकि CGL और MTS में इसके अच्छे रिजल्ट परिणाम देखने को मिले। तो वो चैलेंज आप लीजिए कि 2 वीक सिर्फ आपको रेगुलर रहना है, बस अपने आप आपकी रेगुलरिटी बन जाएगी। उसके बाद आप कोई भी मॉक में बैठिएगा, आपको चेंज नज़र आ जाएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन, बिहाइंड द कॉर्निया देर इज अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड दी। अब टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, जिस तरह आपके क्वेश्चन होते हैं 25 आपके एग्जाम में। तो 25 क्वेश्चन का सेट है, जिसमें कि मैं हर क्वेश्चन के बाद आपके कमेंट नहीं लेने वाला हूँ। आई थिंक सभी को रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होंगे। ठीक है, और जो मैं यहाँ पे ब्रेक लूँगा, जैसे ब्रेक तो नहीं, लेकिन आपके जो डाउट्स हैं वो मैं एंटरटेन करूँगा। रफली आप ये मान सकते हैं पहले 10 क्वेश्चन के बाद, फिर जब हम लोग का 20th क्वेश्चन होगा, और फिर लास्ट में आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। बिहाइंड द कॉर्निया देर इज़ अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड दी। तो कॉर्निया के पीछे गहरी मांसल संरचना होती है, जिसे किस नाम से जानते हैं? रेटिना, पीपल, आइरिस या फिर लेंस? मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारी आई का पूरा एनाटॉमी, यानी पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब आंसर करिए आप। अभी आंसर नहीं कर पा रहे थे ना, अब करिए। तो कॉर्निया कहाँ पे आपको दिख रहा है? कॉर्निया ये है,
अब हर एक कंपोनेंट का, या फिर हर एक का तो नहीं, लेकिन जो यहाँ पे मेजर इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो टर्म्स लिखे हुए हैं उसका आपको फंक्शन पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉर्निया की बात करते हैं। कॉर्निया सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, और यही अलाउ करती है एक तरह से, सबसे पहले लाइट का जो इंटरेक्शन होता है वो कॉर्निया के साथ ही होता है। कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है आई डोनेशन में, ठीक है, आई डोनेशन में कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है, ठीक है। इसके बिहाइंड अगर हम देखें तो जो हमारा ये मस्कुलर डायफ्रैग्म है ब्लैक कलर का, दैट इज़ आइरिस। ये आइरिस क्या कर रहा है, इस पीपल को जो यहाँ पे आप डार्क कलर का देख पा रहे हैं इसको कंट्रोल कर रहा है, इसके साइज़ को कंट्रोल कर रहा है। तो फिर पीपल क्या कर रहा है, पीपल कर रहा है कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट। जो नोट्स बना रहे हैं वो पूरा थोड़ा सा डिटेल में बनाएंगे, ठीक है। एंड आई होप सो कि मैं आपके साथ डिजिटल नोट्स शेयर करूँगा, बिकॉज ये मैंने ड्यूटी दे रखी है किसी को, ठीक है। तो आप चिंता ना करिए, नोट्स आपको मिलेंगे इसके अमाउंट ऑफ। और अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जो आईपैड में नोट्स बना रहा है, ठीक है, आईपैड की मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल फॉर्मेट में, तो डू शेयर इट विथ मी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई को कंट्रोल करता है प्यूपिल, जिसको पुतली बोलते हैं। तो इनडायरेक्टली मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आइरिस प्यूपिल को कंट्रोल करता है। पीपल किसको कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई को। तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ आइरिस किसको कंट्रोल कर रहा है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके आँख में टॉर्च मार दी, तो आपके आँख में मैंने टॉर्च मार दी, बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है, तो ये आईज जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पीपल को छोटा कर देगा ताकि अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग कम हो जाए। आप एक डार्क रूम में गए, पहले से ही अंधेला है, अगर वो छोटा कर दे तो और अंधेला हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आप देख नहीं पाएंगे। इसलिए आइरिस क्या करेगा, वहाँ पे एक्सपैंड हो जाएगा जहाँ पे अंधेला है, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे इसके पीछे आपको ये दिख रहा है लेंस। लेंस क्या करता है, लेंस करता है इमेज को फोकस। कहाँ पे करेगा, ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारी रेटिना। तो ये जो लेंस है ना, ये लेंस का काम होता है इमेज को यहाँ पे रेटिना पे फोकस करना। लेंस का काम होता है इमेज को रेटिना पे फोकस करना। अब कई सारे हम डिफेक्ट्स देखते हैं जहाँ पे होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज़ तो आप समझ गए, लेकिन कई बार होता क्या है, जैसे लेंस जो है यहाँ पे फोकस करने लगता है रेटिना के पहले, और कुछ केसेस में ये होता है कि जो हमारा लेंस है वो रेटिना के पीछे इमेज को फोकस करता है। ये होते हैं हमारे कंडीशंस, इनको हम बोलते हैं मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। अब आई से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आया है, मैं आपको सारा कुछ करवा दूंगा, यहाँ पे कुछ भी आपका नहीं छूटने वाला। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ये मेजर हमारे आई डिसऑर्डर्स होते हैं। वैसे डिसऑर्डर्स तो बहुत होते हैं और भी, प्रेस बायोपिया होता है, आपका कैटरेक्ट होता है, आपका ग्लोकोमा होता है, आपका ट्रैकोमा होता है, उसकी भी चर्चा थोड़ी सी कर लेंगे। तो हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में होता है कि आपको पास का तो दिख रहा है क्लियरली, लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है। क्या होता है इसमें, पास का तो दिखता है, नियर साइटेडनेस, मतलब नियर का तो दिखता है लेकिन फार का नहीं दिखता। लेकिन और इसमें एक क्वेश्चन बनता है, इसको हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं, ठीक है, नियर साइटेडनेस बोलते हैं, ठीक है। और इसको सही करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस का, कॉनकेव लेंस का यूज़ करना पड़ता है। हाइपरमेट्रोपिया इसका जस्ट उल्टा है, इसको मैं बोल सकता हूँ फार साइटेडनेस। और इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि आपको दूर का तो दिखेगा लेकिन पास का नहीं दिखेगा। इसको सही करने के लिए आपको कॉन्वेक्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। पहले वाले में कॉनकेव का यूज़ करना पड़ता है, दूसरे वाले में हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स का यूज़ करना पड़ता है। फिर आपको ये पता होना चाहिए प्रेस बायोपिया क्या होता है। प्रेस बायोपिया जो आई का डिसऑर्डर होता है ना, ये एज के साथ होता है। प्रेस बायोपिया ये एज के साथ होता है। इससे इसमें होता क्या है कि लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होने लगती है धीरे धीरे। और इसको अगर आपने सही करना है तो फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा बाई कॉनकेव, ठीक है, सॉरी बाई कॉनकेव बोल रहा हूँ, बाई फोकल लेंस, ठीक है। बाई फोकल का मतलब होता है उसमें दोनों तरह की फोकल लेंथ होंगी, यानी कि कॉनकेव की तरह भी बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स की तरह भी बिहेव किया होगा। आपने इस तरह के लेंस देखे होंगे जहाँ पे इस तरह का थोड़ा सा रहता है, ठीक है। ये यूजुअली आपने देखा होगा जो थोड़े से एजेड लोग होते हैं उनके चश्मों में आपने इस चीज़ को देखा होगा। तो ये होते हैं आपके बाई फोकल लेंस, क्लियर। जो मैं बात कर रहा हूँ कैटरेक्ट और ये ग्लोकोमा ट्रैकोमा, तो कैटरेक्ट तो आप जानते हैं मोतियाबिंद होता है, लेकिन उसमें एक तरह से आप समझ सकते हो कि एक तरह से परत चढ़ जाती है, उसको हटा दिया जाता है जो सर्जरी के थ्रू। लेकिन जो ग्लोकोमा और ट्रैकोमा होते हैं ये दोनों भी आपके उसी से रिलेटेड है, आई डिसऑर्डर से, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इतने ज़्यादा खतरनाक है कि दे लीड टू कंप्लीट ब्लाइंडनेस, और इनका आज तक कोई इलाज नहीं है। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये कि आई का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। आई का प्रेशर इसलिए बढ़ जाता है बिकॉज आई में होते हैं फ्लूइड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्वस ह्यूमर, ये अंदर आ नहीं पाता, यहाँ पे आ नहीं पाता, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये होता है ग्लोकोमा में।
और ट्रैकोमा दोनों में। तो सर अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि ग्लोकोमा एक तरह से जेनेटिक यूजुअली होता है और ट्रैकोमा होता है ये कोई बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो जाता है, ठीक है। और इसमें होता एक्चुअल में ये है कि ऑप्टिक नर्व्स, क्योंकि ये प्रेशर पड़ने की वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, इस वजह से कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती है। लेट मी टेल यू कि जब हम बोलते, हमारी आँख नहीं देखती है। आज आपको हो सकता है नई चीज़ पता चल रही हो कि जो हमारी आई है वो नहीं देखती है, देखती हमारी ऑप्टिक नर्व्स हैं, देखता हमारा ब्रेन है। होता क्या है, ये जो लेंस है ना, ये उस इमेज को फोकस करेगा रेटिना पे, यानी पिक्चर क्लिक हो गई, लेकिन अभी देखा नहीं, पिक्चर को ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन के पास पहुंचाती हैं, और ये ऑप्टिक नर्व्स जब ब्रेन के पास पहुंचाएंगे तब हमें रियलाइज़ होगा कि हाँ ये वही है, ये वही है जिसको देख के, ठीक है। चलिए, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? मस्कुलर स्ट्रक्चर इज आइरिस, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक सभी क्लियर है? तो रेटिना को हम क्या करते हैं आई डोनेशन के टाइम पे, कॉर्निया, सॉरी रेटिना बोल रहा हूँ, कॉर्निया ही हमारा आई डोनेशन के टाइम पे डोनेट होता है। जो हमारी यहाँ पे सीलियरी मसल्स हैं, सीलियरी मसल क्या करती हैं? इस लेंस को एकोमोडेट करती हैं, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज़ पावर ऑफ एकोमोडेशन, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन है कि लेंस, जो हमारी सीलियरी बॉडी है, सीलियरी मसल्स हैं, ये लेंस को एकोमोडेट करती हैं, छोटा बड़ा पतला मोटा ये करने का काम, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो कि सीलियरी मसल्स के थ्रू परफॉर्म किया जाता है और ये लेंस से एसोसिएटेड है। और एक चीज़ और, लास्ट चीज़, एंड दैट इज़ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये इसकी दूरी कितनी होती है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बताइए। यानी कि वो डिस्टेंस जहाँ पे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो क्लियरली मुझे दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो मुझे फिर डिसऑर्डर है, तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, फिर कुछ भी, ठीक है। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है आपका 25 सेंटीमीटर। अब इस 25 सेंटीमीटर से मुझे याद आता है इको के बारे में, कि एक हमें अगर इको, डिस्टिंक्ट इको सुनना है तो फिर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टर कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा दैट डिस्टेंस शुड बी 17 मीटर अगर हमें डिस्टिंक्ट इको सुनना है तो। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एनर्जी? ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से अटेम्प्ट करके बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, ठीक है। और एक चीज़ कि भाई जो हम लोग ये सीरीज़ कर रहे हैं ये सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन में हमने कितना टाइम लगाया। इसी तरह से हम लोगों ने पहले भी किया था और आगे भी ये जो पार्ट 2 रहेगा वैसे ही हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो थिंग्स आर नॉट ईजी, क्योंकि इतना आसान होता तो भाई सब हर कोई कर लेता। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ल्यूसेंट वगैरह कोई भी आपको बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना, राइट। तो करेक्ट नहीं है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन और शेप इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। यानी किसी, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में भी इसी वजह से लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा तो आपको एफर्ट, अगर बाई चांस अगर मैं कोई वर्ड नहीं बोल पा, नहीं मीनिंग याद आ रहा है मुझे उसका हिंदी, तो एटलीस्ट उसको आप सर्च कर सकते हैं, बजाय कि एक्सक्यूज़ देने से कि आप ये नहीं करते हैं वो नहीं करते हैं। मैं जानबूझ के तो नहीं करता हूँ ना, मैं तो अपने साइड से पूरी कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन भी हिंदी में हो और ऑप्शंस भी हिंदी में हो, ठीक है। चलिए, तो ये पहला वाला तो सही है। पोटेंशियल एनर्जी होती यही है कि किसी स्टेट, जो बॉडी की स्टेट है, करंट स्टेट है, उसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे कि बोर्ड एरो, खिंचा हुआ तीर कमान जिसको बोलते हैं, सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें दैट विल बी जो हमारा डैम में जो पानी रुका रहता है ना, वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, उसमें होता क्या है, जैसे कि अगर आपने डैम देखा हो तो जो हमारे ग्रेविटी डैम होते हैं, यहाँ पे पानी इस तरह से स्टोर होता है, ठीक है, एक हाइट पे, ठीक है। और इसमें क्योंकि पानी स्टोर है, मूव नहीं कर रहा है, इसमें है पोटेंशियल एनर्जी। जब इसमें हम ये हटाएंगे बांध को और ये पानी गिरेगा नीचे ना, इसमें जनरेट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जैसे कि ये पोटेंशियल एनर्जी, अभी पानी स्टोर है यहाँ पे डैम में, पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे इसको रिलीज़ किया जाएगा इसमें वेलोसिटी आएगी ड्यू टू ग्रेविटी और इसमें हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। इसी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, जो डैम्स में टर्बाइंस लगे होते हैं उससे हम एनर्जी जनरेट करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर? एन ऑब्जेक्ट ऑफ, अब एक चीज़ ये तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे इसको पानी को छोड़ा गया, जैसे इसमें वेलोसिटी आई तो काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा और इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, क्योंकि गति की वजह से ये एनर्जी जनरेट हो रही है। और इसका जो वैल्यू होता है दैट इज़ हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ mv² इज इक्वल टू दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आ रही है? मोशन की वजह से ये एनर्जी जनरेट हो रही है। क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से पूछता है, व्हाट इफ़ वी डबल द वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें
तो फिर काइनेटिक एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब देखिए, अगर हम वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं यानी v डबल हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, यानी कि अगर वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। ये तुरंत चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए बीइंग अ मैथ स्टूडेंट ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अगर 2v कर दिया, डबल कर दिया, तो अब साफ साफ देखिए हाफ m 2v का होल स्क्वायर 4v स्क्वायर आएगा, यानी कि इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ 4 हाफ mv स्क्वायर, एंड व्हाट वाज mv स्क्वायर, आर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो 4 टाइम्स हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। मोमेंटम जिसको हम, ठीक है, हिंदी में संवेग बोलते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p से, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन ये होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, अब यहाँ पे मैं पूरा डिराइव करके आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, p स्क्वायर अपॉन 2m होता है, रट्टा मारो जिंदाबाद, सिंपल उसी से आता है। यहाँ पे m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, mv का होल स्क्वायर बनाओगे और वो सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो मोमेंटम होता है p, इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अगेन अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम को डबल करूँगा तो अगेन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्वाड्रपल यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगी। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला गलत है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज mv अपॉन 2 नहीं होता, mv स्क्वायर अपॉन 2 होता है। अभी मैंने देखिए यहाँ पे लिखा ना हाफ mv स्क्वायर, मतलब mv स्क्वायर बाई 2 होता है काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दें तो दैट इज़ कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी, ठीक। बाकी जब कोई क्वेश्चन आएगा एनर्जी कन्वर्जन का तो वहाँ देख लेंगे लाउड स्पीकर में, माइक्रोफोन में और डायनेमो में किस तरह से हमारा एनर्जी का कन्वर्जन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इवॉल्व एट अनोड इन क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर क्षार प्रक्रिया में अनोड पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। क्लोरीन निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, फिर ब्रोमीन निकलती है। क्लोर एल्कली की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए, तो पहले इस रिएक्शन को मैं लिख ही देता हूँ, तो आप आंसर करिए। इसमें होता क्या है, हम ब्राइन को लेते हैं। सर ब्राइन क्या होता है, ये जो मैंने लिखा ना NaCl, यही है ब्राइन। सर इसको तो नमक बोलते हैं, इसको तो रॉक सॉल्ट बोलते हैं, इसको तो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, रॉक सॉल्ट इसका एक और कॉमन नेम है। बट यहाँ पे ये ब्राइन, इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो यहाँ पे मैंने NaCl लिया वो एक्वस फॉर्म में लिया, थोड़ा सा हाइड्रेटेड फॉर्म में है, और जो एक्वस फॉर्म में आपका NaCl होता है उसको हम बोलते हैं ब्राइन। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसमें हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर की, यानी कि इसका करवाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस, और इसमें हमें मिलेगा एल्कली। ये एल्कली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्कली। सर एल्कली क्या होते हैं अभी बताते हैं आपको। और यहाँ पे मिलेगी क्लोरीन गैस और मिलेगी हाइड्रोजन गैस, यानी कि मुझे ऑक्सीजन ब्रोमीन तो इस रिएक्शन में नहीं मिली है, या तो क्लोरीन मिलेगी और या तो हाइड्रोजन मिलेगी। अब एनोड पे कौन मिलेगी, कैथोड पे कौन मिलेगी। तो एनोड पे मिलेगी हमें क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलेगी हमें कैथोड पे, ठीक। अब ये जो एल्कली है वो टर्म समझ लो, एल्कली वो बेस होते हैं, एल्कली आर दोज बेसिस, इसको लिखिएगा, which dissolve in water, dissolve in water. I am making a statement, tell me is it true or not. All bases are alkalis. Tell me is it true or not. All bases are alkali. क्लियर है ये। तो क्लोरीन मिले मुझे एनोड में, अनोड में ही बात कर रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए नाम में ये क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये एक्चुअल में जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं क्लोरीन को जनरेट करने के लिए ही यूज़ करते हैं। इसमें एल्कली मिलता है एक, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अगर ये कैथोड पूछ देता तो आंसर नंबर सेकंड यानी हाइड्रोजन होता। अब ये जो क्लोरीन मिला है तो क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको, बहुत सारी रिएक्शंस में यूज़ होती है। जैसे कि जब हम इससे बनाते हैं, इसी क्लोरीन का यूज़ करके हम बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CaOCl2, जिसको कि है एज हम डिसइंफेक्टेंट एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। क्लोरीन क्या है, एक तरह से हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपने देखा होगा गांव वगैरह में टंकियां रखी रहती हैं, तो वाटर को प्योरीफाई करने के लिए एक तरह से हम क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज़ करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट एजेंट। इससे हम फर्दर क्लोरीन से इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हमारा बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, जिसको हम पिछली सीरीज़ में पढ़ चुके हैं, बट कंसिडरिंग कि यहाँ पे सारी चीज़ें आप काफ़ी लोग नए हैं, तो बेकिंग सोडा, ठीक है, और वॉशिंग सोडा के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेट मी टेल यू बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के बारे में। तो बेकिंग सोडा होता है आपका NaHCO3। ये रिएक्शन जो भी मैंने दिखाई ना आपको, क्लोर एल्कली प्रोसेस वाली रिएक्शन, ये आपके ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा सब में यूज़ होती है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर याद रखना है CaCl2, मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लीजिएगा, नहीं तो नोट्स में आपको ये मिलेगा, जो नोट्स बना रहे हैं वो नोट करेंगे। इसको डिसइंफेक्टेंट एजेंट के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जो बेकिंग सोडा होता है ये होता है NaHCO3, और ये जो इसको हम बोलते हैं किस नाम से, इसको जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं सर, बेकिंग सोडा को हम बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बेकिंग पाउडर को कैसे बनाते हैं, बेकिंग पाउडर को हम बनाते हैं जब हम बेकिंग सोडा को अगर
हम एक माइल्ड एडिबल एसिड यूज़ कर लेते हैं इसके साथ, तो हमें मिल जाता है बेकिंग पाउडर। इसका हम और कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसका हम यूज़ करते हैं एज एन एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं सर? जो हमारी पेट की एसिडिटी को छू मंतर कर देते हैं। जब क्योंकि हमारे पेट में एसिड रिलीज होता है HCl, ये होता है एक बेस, तो एक एसिड एक बेस को कर देता है न्यूट्रलाइज, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर उदासीकरण अभिक्रिया। और इसको हम यूज़ करते हैं द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। कहाँ पे? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर पे की तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं वॉशिंग पाउडर निरमा की। तो वॉशिंग सोडा की अगर बात करें, इसको धोवन सोडा बोलते हैं हिंदी में, दैट इज़ Na2CO3। ये सिर्फ हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं टू रिमूव दी परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इज़ दैट क्लियर कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं? यहाँ पे एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ऑल बेसेस आर एल्कली। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और नॉट? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एल्कली आर दोज बेसेस, एल्कली वो बेस होते हैं, वो क्षार होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। यानी कि ऑल एल्कली विल बी बेस, यानी कि ऑल एल्कलीज विल बी बेस, but vice versa is not true. That means all bases are not alkali, ठीक है, बिकॉज सारे बेस पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं। वही बेस जो पानी में डिजॉल्व होते हैं उनको एल्कली बोलते हैं, तो सारे एल्कली बेस होंगे आपके। इज दैट क्लियर? 4th नंबर, इन 1809 लॉर्ड डैश साइन दी अमृतसर ट्रीटी विद महाराजा रंजीत सिंह। 1909 में लॉर्ड डैश ने, लॉर्ड तो यार मत ही लगाओ इनके नाम के आगे, डैश ने महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन हैं आपके सामने, जॉन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, रैमसे डलहौजी या फिर मेटकैफ। सही है सभी का? चलिए, तो अगर हम बात करें 1809 में, देखो अमृतसर की ट्रीटी 2 साइन हुई थी, 1809 की बात कर रहा है आई थिंक, या ठीक है। अभी इसने अगर ये डैश करके पूछा होता तो आपके लिए आसान होता, लेकिन यहाँ पे आंसर है चार्ल्स मेटकैफ था, जिसने कि अमृतसर ट्रीटी साइन की थी रंजीत सिंह जी के साथ हमारे। तो जो महाराजा रंजीत सिंह थे, अच्छा ये बताइए, जो महाराजा राजा करके जो टाइटल्स हैं, ये हमारा स्टेट या फिर गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? एक फंडामेंटल राइट है, जरा बताइए। तो रंजीत सिंह की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी इसलिए थी क्योंकि इसने, ये ट्रीटी अंग्रेजों और हमारे महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुई थी। महाराजा रंजीत सिंह के बारे में अगर आपको नहीं पता है, पहले उनके बारे में जान लीजिए कि इनका जो जन्म है 1780 में हुआ था। इनकी जो डेथ हुई थी, पहले तो डेथ क्यों, पहले तो इनकी बर्थ हुई, और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जो हमारा सिख किंगडम था उसमें आते थे महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। और इन्होंने जो 12 मिसलें थी उनको मिलाने का काम किया। और ज़रा ये बताइए, ये खुद किस मिसले से बिलोंग करते? तो जो 12 मिसलें थीं सिख किंगडम में, उनको मिलाने का काम किया, और इनकी मिसल का नाम एस से चालू होता है, आपके लिए हिंट है, ठीक है। तो इन्होंने ये करने का काम किया और इसी वजह से इनको टाइटल भी मिला शेरे पंजाब का, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम देखते हैं लाला लाजपत राय जी को शेरे पंजाब का टाइटल मिल रखा है, और इनको यहाँ पे जो हमारा ये मेडिवल हिस्ट्री है उसमें शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह। इनकी डेथ हो जाती है 1839 में। उससे पहले ये ट्रीटी साइन करते हैं 1809 में, अमृतसर की ट्रीटी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अमृतसर की जो ट्रीटी है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ 80, इसने डिमार्केट कर दिया, डीमार्केटेड सतलज एज अ बाउंड्री। सतलज को इन लोगों ने एक बाउंड्री बना ली, किसने? महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों ने। ये सतलज इस तरह से अगर फ्लो हो रही है तो ये बोला गया कि इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट से मेरा मतलब है जैसे सतलज का जो लेफ्ट राइट साइड वाला हिस्सा है, या फिर अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से बात करें तो सतलज का जो लेफ्ट हो गया, ये सिख किंगडम यहाँ पे रूल करेगा, और यहाँ पे अंग्रेज नहीं आ सकते, और यहाँ पे अंग्रेज रूल करेंगे, सिख किंगडम यहाँ पे नहीं आ सकता है। ये ट्रीटी में हस्ताक्षर हुआ था। इंपॉर्टेंट अब इसलिए है बिकॉज इनके मृत्यु के बाद 1839 में अंग्रेज जान गए कि अब ये हो गए वीक। अब अगर हो गए वीक तो अब हम इनका उठाएंगे फ़ायदा। कैसे फ़ायदा उठाएंगे? तो थोड़ा बहुत कुछ वॉयलेशन कर दिया होगा ट्रीटी ऑफ अमृतसर का। कैसे अमृतसर का वॉयलेशन कैसे हुआ कि जो सिख किंगडम था उसने सतलज को थोड़ा सा पार कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा, इतना भी ज़्यादा वॉयलेशन नहीं था, लेकिन उसको ब्रिटिशर्स ने इशू बनाया बिकॉज वो जानते थे कि अब ये वीक हैं। और उन्होंने किया क्या कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होता है यहाँ पर, सॉरी एंग्लो सिख वॉर होता है, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है। एंग्लो मतलब जो अंग्रेज़ों के जो युद्ध लड़ते थे उनको, उनके लिए हम एंग्लो टर्म यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर यहाँ पे होता है, ठीक है।
और इसमें होती है सिख किंगडम की हार और काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, यहाँ पे बियर करना पड़ता है। ये कब होता है आपका फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर? 1845 से लेके 1846 के बीच में। और ये रिजल्ट होता है, मतलब इसका अंत होता है ट्रीटी ऑफ लाहौर, यानी लाहौर की संधि से ये ख़त्म होता है, जो कब होती है 1846 में। इसके बाद हमारा होता है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। दो सिख एंग्लो सिख वॉर होते हैं, एक तो फर्स्ट और दूसरा ये आपका होता है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। ये कब होता है? ये होता है 1848 से लेके 49 के बीच में। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पे आंसर होगा मेटकैफ। और जो दूसरा हमारा एंग्लो सिख वॉर हुआ था, ये बिगिनिंग में इस समय कौन था यहाँ पे? जो गवर्नर जनरल है वो डलहौजी था, ठीक है। और ये सुकरचर्या मिस्ल से बिलोंग करते थे, आई थिंक बताया किसी ने कि नहीं? काफ़ी लोगों ने बताया। तो ये हमारे बिलोंग करते थे सुकरचर्या मिस्ल से, ठीक है, सुकरचर्या मिस्ल से बिलोंग करते थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ। द सिनो इंडियन बॉर्डर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्टर्स? CHSL 2022 का एक पूछा गया क्वेश्चन है। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? 2, 5, 4, 3। आई थिंक इसका मैं जिक्र पहले कर चुका हूँ आपके साथ। अब सिनो का मतलब क्या है? जिन लोगों को नहीं पता, सिनो हम यूज़ करते हैं चाइना के लिए, ठीक है, चाइना के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ से लेके, यानी कि अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर से लेके पूरा लद्दाख एंड सो ऑन करके यहाँ तक अरुणाचल तक हमारा इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। क्लियर? इसको हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर, इसको हम बोलते हैं मिडिल सेक्टर, और इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न में आने की सबसे हमारा आ जाएगा JNK लद्दाख वाला पार्ट, हिमाचल। मिडिल में आ जाएगा हमारा उत्तराखंड और सिक्किम वाला, ठीक है। और ईस्टर्न में आ जाएगा हमारा अरुणाचल वाला। ये बॉर्डर हम 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। क्लियर? इज दैट क्लियर? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 3। अब यहाँ से आपको ये याद आना चाहिए, व्हाट इज़ मैकमोहन लाइन तो आपको पता होगी, लेकिन आपको जॉनसन्स लाइन नहीं पता होगी। मैकमोहन्स लाइन, लेकिन आपको जॉनसन्स लाइन नहीं पता होगी। जॉनसन्स लाइन, ठीक है। तो मैकमोहन लाइन क्या है? ये लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में, जिसको चाइना एग्री नहीं करता है। LAC भी इंडिया और चाइना के बीच में। तो सर अंतर क्या है LAC और इन मैकमोहन लाइन में? अंतर ये, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल, वो है पाकिस्तान के साथ हमारी। LOC और LAC में ये अंतर है कि LOC एग्रीड है, जो हमारा शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1971 में, उसमें एग्रीड है। ये एग्रीड नहीं है कि कोई इंडिया चाइना का बायलेटरल टॉक्स हुए और उसमें उसको एग्री किया गया हो, नहीं, अभी तक एग्रीड नहीं है ये, ठीक है। तो जॉनसन्स लाइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो लाइन है ना, उसको हम, ये जो अक्साइचिन वाला एरिया है, अगर आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं तो ये तो हमारा POK है जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ये हमारा अक्साइचिन का एरिया है जो चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। यहीं पे ये जॉनसन्स लाइन, और ये भी चाइना नहीं मानता है, चाइना अपनी मानता है मैकडोनल्ड लाइन को, वो अपनी खुद की लाइन देता है, बोलता है मैकडोनल्ड लाइन। तो यहाँ पे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आंसर है कि 3 सेक्टर्स में ये पूरा हमारा डिवाइडेड है। कुछ थोड़ी सी और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि अरुणाचल में अभी रिसेंट में क्या डेवलप हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है ना, मतलब यहाँ पे लॉन्च हुआ है, लेकिन ये इंडो चाइना बॉर्डर के लिए किया गया है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। इसके तहत होगा क्या, हमारी जो सरकार है वो विलेजेस डेवलप करेगी अक्रॉस दी चाइना बॉर्डर, स्पेशली ये जो अरुणाचल वाला एरिया है वहाँ पे। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को याद रखिएगा, ठीक है। और हमारा यहाँ पे कौन सी हमारी CAPF लगी रहती है, कोई बताएगा? ये जो हमारा इंडो चाइना बॉर्डर है, यहाँ पे कौन सी CAPF लगी रहती है एट द पीस टाइम? तो याद रखिएगा ये हमारी ITBP, जिसको हम बोलते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ पे होती है हमारी CAPF जो होती है इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर पे होती है सशस्त्र सीमा बल SSB, और इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे रहती है हमारी BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड टू बी द क्वीन ऑफ ठुमरी? तो निम्नलिखित में से किसको ठुमरी की रानी कहा जाता था? गिरजा देवी, रूमी, मिर्ज़ा गालिब या फिर रतन मोहन शर्मा? क्वीन ऑफ ठुमरी, ये बोला जाता है गिरजा देवी जी को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा। ठुमरी एक तरह का वोकल स्टाइल है जो कि ठुमका से आया है। अब ठुमका तो भाई जानते होंगे यूपी वाले हैं ना, कैसे ठुमक ठुमक के ठुमका लगाया जाता है, तो उसी से ये वर्ड डिराइव हुआ है। ये हमारी है गिरिजा देवी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब गिरिजा देवी से याद आना चाहिए आपको बिंबावती देवी, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे बिंबावती देवी, क्योंकि हम लोगों ने बार बार इसको रिपीटेडली किया था। अब मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ पीछे वाली चीज़ों को, कंसिडरिंग कि भाई यहाँ पे काफ़ी लोग नए हैं, तो अगर मैं रिपीट करूँगा तो उनके लिए काफ़ी चीज़ें नई होंगी, ठीक है। बट फिर भी अब यहाँ से एक एक करके चीज़ें देखते जाइए। बिंबावती देवी की अगर बात करें, ये किस उससे हमारी बिलोंग करती हैं? झावेरी सिस्टर बिंबावती देवी, सब हमारे बिलोंग करती हैं मणिपुरी से, ठीक
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7th, हाउ इज़ अ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव्ड, यानी कि एक इलेक्शन कमिश्नर कैसे हटाया जाता है। बाई प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन द सेम मैनर एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बाई प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर बाई प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब इस क्वेश्चन से इलेक्शन कमीशन से जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सारे हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पोटेंशियल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन मेरी MTS में आया था, कौन सा, पिछला वाला, और ये क्वेश्चन CHSL 2022 में आ चुका है। पता नहीं किन किन एग्जाम में आया होगा ये क्वेश्चन। मणिपुरी सबका सही है। प्रतीक सिंगल लिख रहा है यहाँ पे आंसर, इन सेम मैनर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बस इसीलिए तो मैंने कमेंट सेक्शन खोला था, क्योंकि मुझे पता था, मैं देखना चाहता था आप आंसर क्या दे रहे हैं। गुरु बिपिन सिंह भी है। तो जिन लोगों ने इन दी सेम मैनर एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिया बिल्कुल गलत है। सेकंड जिन लोगों ने भी दिया बिल्कुल गलत हैं आप, आपकी गलती नहीं है इसमें, पढ़ाने वाले की गलती है। रीज़न इसका ये है, देखो अब यहाँ पे 3 जो दे रहे हैं मुझे पता है ये परमार ऑफिसर या तो आपने पहले से पढ़ रखा है या फिर आपने जो है थोड़ा हो सकता है गेस किया हो, या फिर आप परमार ऑफिसर्स पे पहले ही देख चुके हैं, बिकॉज कुछ ही दिन पहले मैंने इस पर क्लास ली थी उस पर। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं थोड़ी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तब आएंगे इसमें घुमा फिरा के, क्योंकि इसी तरह हम लोग करते हैं, जब एक क्वेश्चन आता है तो उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये पार्ट नंबर 15 में दिया हुआ है। हमारे आर्टिकल्स इससे जो डील करते हैं वो आर्टिकल नंबर है 324 से लेके 329 तक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा जब बना था, अच्छा बनाइए किस दिन बना था, जिसको हम वोटर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। जब बना था तो ये सिर्फ एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी था, यानी सिर्फ इसमें एक ही बंदा होता है। हमारा अभी प्रेजेंट में एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि सिंगल मेंबर्ड बॉडी है। सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती हैं, वो संस्थाएं होती हैं जिनका संविधान में कोई ना कोई आर्टिकल होता है, कोई ना कोई अनुच्छेद होता है, जो एक लॉ के थ्रू बनती हैं। बॉडीज़ उनको हम स्टैट्यूटरी बॉडीज़ बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ जोनल काउंसिल्स की, तो वो हमारी स्टैट्यूटरी हैं, वो लॉ के थ्रू बनी है, उनका कोई आर्टिकल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। जिसका आर्टिकल होता है वही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाती है। ठीक है, अब चलिए मैं जल्दी से बता देता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि एक और हमारी प्रेजेंट टाइम में जो सिंगल मेंबर्ड बॉडी है वो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आर्टिकल नंबर 148 है हमारा, जो कि कैग के सेटअप के बारे में बात करता है। खैर अभी ये इसको यहीं पे रोकते हैं कैग को। तो ये सिंगल मेंबर्ड बॉडी थी जब हमारे ये बनी थी तब, लेकिन एट प्रेजेंट अगर बात करें तो अभी एट प्रेजेंट ये 3 मेंबर्ड है। लेकिन सर ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, इस बार CGL में पूछा गया, मतलब ऑलमोस्ट हर बार पूछता है ये क्वेश्चन कि ये कब मल्टी मेंबर्ड बॉडी बनी। ये मल्टी मेंबर्ड बॉडी बनी, याद रखिएगा 1989 में ये बनी आपकी मल्टी मेंबर्ड बॉडी। अब ये भी याद करना बहुत आसान है कि 1989 में ही क्यों बनी और कौन बना सकता है, किसके पास पावर है। तो याद रखना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में ज़्यादातर पावर प्रेसिडेंट के ही पास हैं। जैसे कंडीशन ऑफ सर्विस डिटरमाइन करना, इनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना, ये सारा काम प्रेसिडेंट को दिया गया है। तो एक्चुअल स्ट्रेंथ 1989 में प्रेसिडेंट ने बढ़ाई थी, इसलिए बढ़ाई थी। याद करिए कोई अमेंडमेंट हुआ था क्या इसके आसपास, याद करिए, कुछ हो सकता है आपको कुछ याद आ रहा है। जैसे अभी हम बात करें, और देश के पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन थे फर्स्ट। प्रेजेंट में ज़रा बताइए कौन है। तो प्रेजेंट में हमारे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, एक CEC हैं और 2 हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे, राजीव कुमार जी हैं। और अगर हम बात करें 2 हैं, एक तो हमारे हैं अरुण गोयल और दूसरे का नाम आप जल्दी से बताएंगे, उनका नाम भी A से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो हुआ था 1988 में। याद करिए 1988 में एक अमेंडमेंट हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज 61st अमेंडमेंट, जिसने क्या किया था, वोटिंग एज को डिक्रीज़ किया था। वोटिंग एज वॉज डिक्रीज्ड, 21 से करी गई थी 18। अब क्योंकि वोटिंग एज की गई थी डिक्रीज, यानी कि अब अडल्ट सफरेज में ज़्यादा लोग आ रहे थे वोट करने के लिए, इसलिए काम बढ़ गया इलेक्शन कमीशन में, और इसलिए 1989 में प्रेसिडेंट ने उसको मल्टी मेंबर्ड बॉडी बना दिया गया। एंड फ्रॉम देन ये हमारी मल्टी मेंबर बॉडी की तरह ही कर रही है। तब भी 3 थे और आज भी 3 ही है। क्लियर, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। अब बात करते हैं इनके रिमूवल की, लेकिन उससे पहले कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें ये याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ने या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको डिबार नहीं किया है फ्रॉम दी सर्विस, फ्रॉम टेकिंग एनी सर्विस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। मतलब समझो इंपॉर्टेंट बहुत है ये। मतलब इसका ये है कि जो रिटायर हो गए इलेक्शन कमिश्नर्स हमारे, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो गवर्नमेंट भारत सरकार के तहत ये सर्व कर सकते हैं, ये
मतलब किसी और डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। ये कुछ केसेस में नहीं होता है, हम आगे पढ़ेंगे जब कभी यूपीएससी का क्वेश्चन आएगा। यूपीएससी वाले जैसे फॉर एग्जांपल जो मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, ये गवर्नमेंट, भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के अंडर एम्प्लॉयमेंट फिर फर्दर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में डिबार नहीं कर रखा है इस चीज़ को। और कोई भी चीज़ पूछे कौन डिटरमाइन करता है, आंसर मारना प्रेसिडेंट, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं इनके रिमूवल की। तो रिमूवल में थोड़ा सा पेंच है। पेंच इस तरह का है कि अगर मैं रिमूवल की बात करूँगा, यहीं पे मैं लिखता हूँ रिमूवल की, अगर मैं बात करता हूँ तो दो इसके कंपोनेंट हो जाते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल अलग तरीके से होगा, इलेक्शन कमिश्नर्स का रिमूवल अलग तरीके से होगा। मैं यूजुअली लगता है कि सेम ही तरीके से होगा। आंसर इज़ नो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल होता है सेम एज अ जज, सेम एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज का रिमूवल कैसे होता है, प्रेसिडेंट ही करता है। प्रेसिडेंट करेगा लेकिन अपनी मन से नहीं, रेजोल्यूशन पास होगा ऑन द बेसिस ऑफ अ रेजोल्यूशन पास्ड इन पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों में, विद स्पेशल मेजोरिटी। याद रखिएगा कि स्पेशल मेजोरिटी से जब रेजोल्यूशन पास होगा तब प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज टू रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और ये कौन से दो ग्राउंड में हमारे रिमूव होते हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दो ग्राउंड होते हैं इनके रिमूवल के, याद रखिएगा। प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। बट वहीं अगर मैं बात कर लूँ इलेक्शन कमिश्नर्स की, जो हमारे दो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनका रिमूवल अलग तरह से होता है, सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है। इसको रिमूव करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सजेशन ज़रूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट से बोलेगा हटा दो इसको। अब बात ये आती है क्या क्या इसका रिकमेंडेशन बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे। हमेशा याद रखना किसी का रिकमेंडेशन कभी बाइंडिंग नहीं होता है। पॉलिटी में अगर तुमसे कोई भी स्टेटमेंट लिख के पूछ दे कि इसका रिकमेंडेशन बाइंडिंग, आंसर इज़ नो, ठीक। तो इसका भी रिकमेंडेशन, जैसे हमारे अभी हाल ही में इससे से पहले कुछ साल पहले की बात है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने एक इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए बोला प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मना कर दिया, और फिर वही इलेक्शन कमिश्नर जिनको हटाने के लिए बोल रहे थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए, ठीक है। खैर ये बात अब यहीं पर रोकते हैं। आंसर होगा यहाँ पे थर्ड, रिमूव प्रेसिडेंट ही करेगा बट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद से एडवाइस करेगा तो बाइंडिंग नहीं है उसकी एडवाइस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है, इलेक्शन करवाना होता है। किसके इलेक्शन करवाएगा था ये, लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, इन सब का करवाता है। बस ये कैच यहाँ पे ये है कि ये याद रखिएगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है ना, वो करवाता है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ का, यानी कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन ये करवाता है स्टेट का इलेक्शन कमीशन। और एक चीज़ तुम्हें और बता दूं, अगर स्टेट के चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है उसका भी रिमूवल सेम एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट होता है। क्लियर, चलिए। अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा लेकिन रिमूवल स्टेट इलेक्शन कमीशन केस में प्रेसिडेंट करेगा। इस्तीफा दे सकते हैं गवर्नर को लेकिन रिमूवल प्रेसिडेंट ही करेगा। सेम गोज विद स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ ऑल्सो, अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा लेकिन रिमूवल प्रेसिडेंट करेगा। इस्तीफा जरूर गवर्नर को दे सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। कंप्यूटर के निम्नलिखित पीढ़ियों में से कौन वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करता था, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड, फोर्थ या फिर सेकेंड। आई होप ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होगा आपके लिए। तो वैक्यूम ट्यूब्स किस में यूज़ होती होंगी, फर्स्ट में। सर सीजीएल मेंस के लिए क्लासेस कहाँ होंगी और बैच कोई नहीं, अजय कुमार जो आपकी क्लासेस रन कर रही हैं वो सीजीएल मेंस के लिए भी हुआ है, ठीक है। बाकी जो निट्टो सीरीज़ है वो सैटरडे और संडे को होगी, जहाँ पे हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करते हैं, और सिर्फ प्योरली 100% वो मेंस के लिए है। तो क्या सर ये 100% मेंस के लिए ना, बिल्कुल ही ये आपको हेल्प करेगी, मेंस में भी, मेंस के लिए भी है। अब मैं ये बस इतना बोल रहा हूँ कि ये बाकी एग्जाम्स में भी आपको हेल्प करेगी, लेकिन जो निट्टो होगी वो सिर्फ मेंस में के लिए ही हेल्प करेगी, यानी कि वो वाली बाकियों में इतनी हेल्पफुल नहीं रहेगी, ये वाली सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आंसर वुड बी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स फर्स्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं होती है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो हमारा आर्टिकल नंबर 63 बोलता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति होना चाहिए। जो अभी प्रेजेंट में कौन है, पहले कौन थे जरा बताइए। तो पहला हमारा ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये जो रिक्वायरमेंट है ये सभी, अगर हम मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल अगर हम पोजीशंस देखें, चाहे वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ने के लिए हो, फिर प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए हो, सब में अगर हम देखें तो एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद धारण ना किया हो।
ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, इस चीज़ का याद रखिएगा। कभी भी ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले कि ये चीज़ डिफाइंड है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, आंसर इज़ नो। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ डिफाइंड ही नहीं है, लेकिन यूजुअली वो वही पूछता है एग्जाम में जो डिफाइंड नहीं होती है। तो ये देखे कि ये डिफाइंड है और ये डिफाइंड नहीं है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, यानी कि कोई लाभ का पद नहीं जहाँ से उनको सैलरी मिल रही हो, तो ये तो बिल्कुल सही है। ही शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 40 ईयर्स ऑफ एज, ये क्या है, एक डेटा है, डेटा को चेंज करना इज़ वेरी इजी। आंसर नंबर सेकंड। ये मैंने अपने आप से क्वेश्चन नहीं बनाया, सारे PYQs के हैं, सारे, एक भी क्वेश्चन मेरा खुद का बनाया नहीं हो कि मैंने जानबूझ के यहाँ पे डेटा गलत किया, नहीं कि मैं आपको ये एक एग्जामिनर का माइंडसेट बताने की कोशिश, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि नेटो सीरीज़ में बस यही सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो 40 ईयर से ऑफ एज नहीं, 35 ईयर्स ऑफ एज होता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ना सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट के लिए, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर के लिए और वाइस प्रेसिडेंट, तीनों के लिए हमारी मिनिमम एज का क्वालिफिकेशन होता है, एंड दैट इज़ 35 ईयर ऑफ एज। लोकसभा के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड होती है वो 25 ईयर्स होती है। राज्यसभा के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 ईयर्स रिक्वायर्ड होती है। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 ईयर्स ऑफ एज ज़रूरी होती है मिनिमम, ठीक। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी सब में कॉमन होती है। ही शुड बी अ क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, इट इज़ इंपॉर्टेंट। वो यहाँ पे अगर राज्यसभा की इसको अगर 35 कर देता ना, और इसमें अगर राज्यसभा की जगह लोकसभा कर देता, इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं काफ़ी सारे लोग। याद रखना, जब प्रेसिडेंट का केस आता है ना, प्रेसिडेंट का केस, तो उसके केस में होता है ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट के केस में। राज्यसभा इन द केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, याद रखना इज़ वेरी इजी। वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है किसका, राज्यसभा का। दैट मीन्स कि अगर कोई भारत देश का उपराष्ट्रपति बनता है, अपने आप वो राज्यसभा का सभापति, पदेन सभापति बन जाएगा। तो यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के साथ होगा रिलेशन राज्यसभा का, प्रेसिडेंट का रिलेशन होगा लोकसभा से, ठीक है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एज दोनों की सेम है, डिफरेंस यहीं पे क्रिएट होता है, राज्यसभा केस इन द केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। और बाकी तो आई थिंक बताने की चीज़ें ज़रूरत है नहीं। और जो हमारे धनखड़ साहब हैं वो अभी करंट में राज्यसभा के चेयरपर्सन है, ठीक है। इन इंडिया सिल्वर फॉर जूनिपर्स, पाइन्स, बर्चेस आदि कॉमन ट्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट। भारत में सिल्वर फॉर, जूनिपर्स, पाइन और बर्च निम्नलिखित में से किस वन के आम पेड़ हैं? आम पेड़ है, बताओ। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, डेसिडुअस, मैंग्रोव या फिर माउंटेन फॉरेस्ट। चलिए फॉरेस्ट के बारे में समझते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली एड करते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पे 200 सेंटीमीटर है, फिर कहीं कहीं 250 सेंटीमीटर दिखा रहता है। तो आप ये मान लो कि 200 सेंटीमीटर से हाई रेनफॉल वहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यूजुअली हमें कहाँ मिलेंगे? जो हमारी इक्वेटर के आसपास या फिर ट्रॉपिक्स, इक्वेटर के आसपास हमें देखने को मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, फिर 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं ये? इन इंडिया अगर हम बात करें तो ये अगर हमारा प्यारा भारत है, तो यहाँ पे जब ये जो हमारा मानसून आता है ना, तो इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून की 2 ब्रांचेस होती हैं, ये होती है अरेबियन सी ब्रांच और ये होती है बे ऑफ बंगाल की ब्रांच, ठीक है। अरेबियन सी ब्रांच जब यहाँ पे हिट करती है, ये है हमारा वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, तो यहाँ पे होंगे। फिर हमारे वेस्टर्न जो हमारे ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, सबसे पहले तो अंडमान निकोबार में हिट करेगी, तो अंडमान निकोबार यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे एवरग्रीन। और यहाँ पे जब ये जाएगी ना, तो ये मेघालय में हिट करेगी, यानी कि हमारे नॉर्थ ईस्ट। तो जो मेघालय है, खासी की पहाड़ियाँ, मौसिन राम जो है हमारा लोकेटेड है, जो कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, मौसिन राम वो खासी हिल्स में लोकेटेड है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट मेघालय, ठीक है। फिर इस बार के सीजीएल में ये अभी जो ऑनगोइंग जिसकी आंसर की आ जाइए, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, दोनों मिलती कहाँ पे? तो इस तरह से यहाँ पे जाती है, यहाँ पे, और बे ऑफ बंगाल यहाँ से जब हिट करती है ना, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच, तो हिल्स इधर को इसको डिफ्लेक्ट कर देती हैं, तो यहाँ पर जाके पंजाब पड़ता है, पंजाब या फिर इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पर मिलती हैं। ये क्वेश्चन मानसून का नहीं था सर, ये क्वेश्चन फॉरेस्ट का था, तो थोड़ा उसी पर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं अब आके। तो 200 या फिर 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा का रेनफॉल वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार और मेघालय में देखने को मिलेगा। यहाँ के अगर वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन होगा, यहाँ पे लिख लीजिए एबनी, माहोगनी, ठीक है, सिंचोना एंड एनी। जो सिंचोना होता है,
सिंचोना ये यूज़ करते हैं इसको। इस सिंचोना की जो छाल होती है, जो बार्क होती है, उसको यूज़ करते हैं क्विनाइन बनाने के लिए। क्विनाइन यूज़ करते हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट में। मलेरिया डे कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को मनाते हैं। मलेरिया होता किसकी वजह से है? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, जो कि एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। उसको कैरी कौन करता है? उसका कैरियर कौन होता है? फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो होता है। ये हम साइंस में पढ़ेंगे। अगर आपको आता था रिवाइज हो गया, आपका नहीं आता था तो पढ़ेंगे साइंस में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल यहाँ पूछ कर है सिल्वर फर जूनिपर किसके होते हैं, ठीक है। तो अभी हम ट्रॉपिकल डेसीडुअस की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ट्रॉपिकल डेसीडुअस, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट की यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ट्रॉपिकल डेसीडुअस को मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, और इंडिया में सबसे ज़्यादा यही फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं, डेसीडुअस, जिनको हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के नाम से जानते हैं हिंदी में। ये वहाँ मिलते हैं जहाँ पे रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। यानी इनको फर्दर हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को हम बोलेंगे मॉइस्ट डेसीडुअस और दूसरे को बोलेंगे ड्राई डेसीडुअस। मॉइस्ट वो है जहाँ पे हमारा 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो रही है, एंड ड्राई डेसीडुअस वो है जहाँ पे हमारा 70 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल हो रही है, ठीक। अगर हम बात करें मॉइस्ट डेसीडुअस, तो यहाँ पे हमें जो वेजिटेशन देखने को मिलेगा जैसे कि टीक, साल, नीम, शीशम, ठीक है, शीशम, ये हमें देखने को मिलेगा वेजिटेशन मॉइस्ट डेसीडुअस में। वहीं अगर हम बात करें ड्राई डेसीडुअस में, तो ये देखने को मिलेगा हमें टेंडू, पलास, अमलतास, ठीक है, बेल, ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अच्छा, टेंडू लीव से कौन सी एक दवाई बनती है बताओ? जो हमारी टेंडू की पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती है, उससे होता है हमारा क्या बनता है? बहुत ही अच्छी चीज़ बनती है, ठीक है। तो ये आंसर होगा नहीं। अब मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। सर बहुत टाइम लगा रहे हैं, थोड़ा जल्दी करिए भाई, जल्दी नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम ऐसे ही करवाएंगे आपको, क्योंकि सारी चीज़ें आपको कवर करवानी है। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट की अगर बात करें, अब इसमें मैंने आपको क्या क्या याद रखना है जो कि आपको एग्जाम में पूछेगा। सबसे पहले मैनग्रोव वन वहाँ पाए जाते हैं जो दलदली मार्शी एरिया होते हैं। यूजुअली हमें दलदली एरिया मिलता है कोस्ट में, यानी कि ये हमें कोस्ट यानी कि तट में देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं जैसे बंगाल में, जहाँ पे एक रिवर होती है ना, रिवर डेल्टा क्रिएट करती है। रिवर क्या होती है? रिवर जब नदी आती है तो बहुत सारा सेडिमेंट लोड कैरी करके लाती है, इकट्ठा कर देती है। यहाँ पे समुद्र भी है, और यहाँ पे इसी वजह से बहुत ही मार्शी कंडीशन जनरेट हो जाती है, और ये दलदली क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पे मैनग्रोव्स देखने को मिलते हैं, जो फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं मैनग्रोव कोस्ट में, हमेशा कोस्ट में। इनकी खासियत ये होती है कि इनको हम बोलते हैं, या फिर इनकी रूट्स को बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी रूट्स जो होती हैं वो लिविंग रूट्स होती हैं। सर लिविंग क्यों होती हैं? बाकी की मर चुकी हैं क्या? नहीं, बाकी की मर नहीं चुकी हैं। होता क्या, क्योंकि कोस्ट में मिलती हैं, दलदली क्षेत्र में मिलती हैं। अब दलदली क्षेत्र में बहुत पानी होगा, तो ये बहुत ज़्यादा पानी होगा, ठीक है, पानी पानी पानी, ठीक है। अब पानी में ये सर्वाइव, ऑक्सीजन तो ब्रीथ कर नहीं सकती हैं, तो इस वजह से ऊपर निकल के ऐसे आ जाती हैं, इनकी रूट्स जो होती हैं, तो इस वजह से इनको न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, ये सुनिए आप कि इनको हम विविपैरस भी बोलते हैं। यहाँ पे जो ट्रीज़ मिलते हैं उनको हम विविपैरस बोलते हैं। विविपैरस वो होते हैं जिनकी जो सीड होती है ना, सीड वो जर्मिनेट कर जाती है जब वो अटैच होती है। यूजुअली होता क्या है, सीड गिरती है ज़मीन में तब जर्मिनेट करती है। इनके साथ क्या होता है, प्लांट में लगे लगे ही जर्मिनेट कर जाती है, उसको हम बोलते हैं विविपैरस। नाउ आई एम टेलिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि ये हमें मिलते हैं इकोटोन में। अब यहाँ पे मेरा दिल मान नहीं रहा है, और दिल ये बोल रहा है कि भाई एक स्लाइड ऐड कर ले, अब ज़्यादा आलस मत कर। तो यहाँ पे ज़्यादा आलस ना करते हुए यहाँ पे एक स्लाइड को कर लेते हैं ऐड, बिकॉज है इम्पॉर्टेंट आपको कुछ चीज़ें बताना, क्योंकि यहाँ से इकोलॉजी का भी टर्म है आता, और वो टर्म ये है कि जो मैनग्रूव्स है ना, ये इकोटोन में मिलते हैं। मैनग्रूव्स आर फाउंड इन इकोटोन। सर इकोटोन क्या होता है? तो यहाँ से आपने दो चीज़ें सीखी, एक तो ज्योग्राफी की चीज़, मैनग्रोव्स इकोटोन में पाए जाते हैं। अब इकोटोन ये एक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का टर्म है। इकोटोन का मतलब होता है एक ट्रांजिशन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इंटरमीडिएट जोन बिटवीन टू बायोम्स, इन दिस केस बिटवीन लैंड एंड सी। दिस इज अ इकोटोन, जहाँ पे दो वेजिटेशन के टाइप्स के में एक तरह का मिलन हो रहा है या फिर ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ से वहाँ, उसको बोलते हैं इकोटोन। ये कहलाता है इकोटोन। एंड रिमेंबर दिस थिंग कि प्रोडक्टिविटी
प्रोडक्टिविटी इज़ मैक्सिमम, और द डाइवर्सिटी, नॉट प्रोडक्टिविटी भी, और डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना मैक्सिमम होती है इन दिस इकोटोन रीजन। ये चीज़ याद रखिएगा। हाँ, अब कौन बचा? माउंटेन तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, माउंटेन मतलब जो पर्वतीय होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हिमालयाज़ में अगर हम बात करें तो आपको हिमालयाज़ में देखने को मिलेंगे सिल्वर फर, ज्यूनिपर्स, पाइन, बर्चेस, ये सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहीं पे हमारे होते हैं शंकुधारी वन जिनको हम बोलते हैं कॉनीफेरस फॉरेस्ट, जो कि हमें मिलते हैं देखने को, जैसे ये हमारा अर्थ है जो बहुत ही ठंडे इलाके होते हैं। ठीक है, जो टुंड्रा और टाइगा, आप ऊपर जाते हैं ना, ऊपर पोल्स के पास, तो यहाँ पे आपको टाइगा बायोम देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं आपको फिर से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे टाइगा, यहाँ पे टुंड्रा, पोलर एरियाज़ में। इसी को हम बोरियल बायोम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बोरियल बायोम। यहाँ पे देखने को मिलते हैं कॉनीफेरस फॉरेस्ट। यहाँ पे आपको यही सब ज़्यादातर जो ये है ना सिल्वर फर, ये सब, और बाकी भी आपको देखने को मिलता है जैसे चिर, पाइन, सिडार, और जो बाकी सॉफ्ट वुड ट्रीज़ होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। बाकी जो हार्ड वुड ट्रीज़ होते हैं, याद रखिएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में मिलते हैं। और एक और चीज़ वो है कि यहाँ पे एपीहाइट्स ग्रो करते हैं। वाटर एपीहाइट्स, एपीहाइट्स वो होते हैं जो दूसरे पेड़ का सहारा लेके ग्रो कर जाते हैं, दूसरे पेड़ का सहारा लेके ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं एपीहाइट्स, एवरग्रीन में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैंने फॉरेस्ट रिपोर्ट को अभी तक डिस्कस नहीं किया है, जब कोई और क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे मैं फॉरेस्ट रिपोर्ट को भी डिस्कस करूँगा। अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग वाइटामिन इज नोन एज नाइसिन? निम्नलिखित में से किस विटामिन को नाइसिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन B2, B1, B4 या फिर B3? किसको हम नाइसिन के नाम से जानते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। एंड द गुड थिंग इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। 25 क्वेश्चंस थे, आपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, यानी कि आपका फोकस लेवल इतना है अभी तक तो कि आप 10 क्वेश्चन में बने रहे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और कल से या फिर अपकमिंग लेक्चर्स में मैं कुछ टिप्स या फिर बोनस भी रखूँगा। जो भी स्टूडेंट, जैसे उन्होंने 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया, 20 तक कर लिया, जो लास्ट तक कर लेंगे, बिकॉज मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, 1.5 to 1.4 के स्टूडेंट्स थे, अभी भी उतने ही हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, दैट इज़ अ गुड थिंग। तो यहाँ पे अगर बात करें नाइसिन, दैट इज़ विटामिन B3, सभी का सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब जो हमारा विटामिन होता है, थोड़ा सा पहले जल्दी से हम विटामिन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विटामिन की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? कैसिमिर फंक ने। आई होप जो मैं आपके साथ नोट्स शेयर करूँगा वहाँ पे सब कुछ लिखा होगा कि डिस्कवरी में, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि हमारा कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हों। ठीक है, बिकॉज हमें करना ही पड़ेगा, आराम आराम से नहीं कर सकते हैं जीके को हम। ठीक है, कि मैं आराम आराम से एकदम सुंदर हैंड राइटिंग में करूँ। नोट्स आपकी सुंदर हैंड राइटिंग में होंगे, वो अब मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ, उसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैसिमिर फंक ने इसकी डिस्कवरी की थी। वाइटामिन्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। एक तो जो हमारे वाटर सॉल्युबल हैं और दूसरे जो हमारे फैट सॉल्युबल हैं। वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल, बहुत आसान है याद करना। BC, दिन भर आप क्या करते हैं? BC। ठीक है, तो ये BC है विटामिन B और C ये वाटर सॉल्युबल है। बच गया हमारा कीड़ा। ठीक है, कीड़ा, कीड़ा क्या है? K विटामिन E है, विटामिन D एंड विटामिन A। ठीक, चलो, तो इस वजह से BC का मतलब यहाँ पे ब्रॉड कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, मतलब दिन भर ब्रॉड कॉन्सेप्ट सोचते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब ये जो विटामिन B है ना हमारा, इसके काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, विटामिन B के टोटल कितने कॉम्प्लेक्स हैं? B1 से लेके B12, 12 कॉम्प्लेक्स, नहीं 12 नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए B1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 12 नहीं होते हैं। ठीक है, तो B1 को बोलते हैं थायमीन, B2 को राइबोफ्लोविन, B3 को नाइसिन या फिर नाइसिनामाइड, B5 को पेंटाथेनिक एसिड, B6 को पैराडॉक्सिन, B7 को बायोटिन, B9 को फोलिक एसिड, B12 को साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, साइनोकोबालामीन, ये आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। नाउ डिजीज़ पढ़ते हैं। जैसे डिजीज़ अगर हम बात करें, विटामिन A की कमी से होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं ज़ेरोप्थैल्मिया के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, ज़ेरोप्थैल्मिया। ना विटामिन B की कमी से क्या होता है? तो विटामिन B की कमी से हम जनरल बोल देते हैं बेरी बेरी, लेकिन ये जो बेरी बेरी है, आप अगर मैं पूछ लूँ B3 से क्या होता है, B3 से, तो बेरी बेरी नहीं होगा ऑप्शन में, वहाँ पे होगा पेलाग्रा। ठीक है, पेलाग्रा होगा ऑप्शन में, तो पेलाग्रा याद रखना B3 की कमी से होता है। B12 की कमी से होता है आपका परनीशियस अनीमिया। ठीक है, अगर स्पेसिफिक हो कि आपसे पूछ लेगा, और यही 2 के यूजुअली पूछता है जो आपको बता रहा हूँ, परनीशियस अनीमिया। और इस बार के बजट में
निर्मला सीतारमन जी ने क्या बोला था, कितने का टारगेट रखा है, कौन से साल तक हम इसको परनीशियस अनीमिया को एलिमिनेट करेंगे, और अनीमिया किस चीज़ की कमी से हमें, किस मेटल की कमी से होता है। तो विटामिन ए बी सी की वजह से क्या होता है, सी की वजह से होता है स्कर्वी, ठीक है। इससे आपका ब्लड जो गम्स होते हैं वो भी वीक हो जाते हैं, ठीक है। डी की अगर बात करें तो इससे होता है हमारा रिकेट्स, और इसी से हमारा जो बोन हेल्थ है वो भी काफ़ी ख़राब हो जाता है। विटामिन डी की अगर बात करें तो इसका सबसे बेस्ट सोर्स है, नेचुरल सोर्स की अगर हम बात करें, दैट इज़ सनलाइट। इसके बाद आ जाता है हमारा फिश ऑयल, मछली का तेल, ठीक है। और विटामिन ई से होता है एंटी स्टेरिलिटी, ठीक है, एंटी स्टेरिलिटी होती है विटामिन ई की डेफिशिएंसी के साथ। जो हमारे स्प्राउट होते हैं ना, वो बेस्ट सोर्स होते हैं ई का। और विटामिन के की वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। ब्लड क्लॉट इसको बोलते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ फिलोक्यूनॉन, ठीक है। फिलोक्यूनॉन इसका साइंटिफिक नेम है, क्लियर। हाँ, और हाँ, इसका क्या नाम है, इसके साइंटिफिक नेम देख लेते हैं, रेटिनॉल है इसका साइंटिफिक नेम। तो बी के कॉम्प्लेक्सेस के देख चुके हैं। सी का क्या है, सी का है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल है। ई का क्या है, टोकोफेरॉल है। और के का क्या है, फिलोक्यूनॉन है। इसकी कमी से होता है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। ब्लड का क्लॉटिंग होना क्यों ज़रूरी है, ताकि खून ज़्यादा बहे नहीं, ठीक है, उसका स्राव ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा विटामिन B3। B4 करके देखें तो विटामिन बी का कोई कॉम्प्लेक्स ही नहीं होता B4 करके, ठीक है। आगे बढ़े, और कुछ विटामिन का सॉल्युबिलिटी डिस्कवरी हो गया, इसका साइंटिफिक नेम हो गया डिस्कवरी, और डिजीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस बुक्स इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, नाम तो सुना ही होगा, बॉन्ड 786। निम्नलिखित में से कौन सी किताब रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। तो रस्किन बॉन्ड की बुक्स बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये जो रस्किन बॉन्ड है, जेम्स बॉन्ड वाले नहीं है, लेकिन इनके बुक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों लेकिन है। तो आंसर होगा इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इनके बुक है जो रस्किन बॉन्ड जी की है। और रिसेंट में जो आपकी पूछी गई है वो भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बिकॉज ये है इंपॉर्टेंट। एक तो है द रूम ऑन द रूफ, इसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, जो यहाँ पे दो लिख रहा हूँ। द रूम ऑन द रूफ, छत में कमरा, और कमरे के अंदर अंधेला, और उस अंधेले में एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है मेहनत के साथ, ठीक है। द ब्लू अम्ब्रेला। तो ये दो बुक्स हैं रस्किन बॉन्ड की। 13th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसीट ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन पूछा गया था ये इस बार CGL 26 जुलाई 3rd शिफ्ट में था। यहाँ पे कोई, मतलब है यहाँ पे कोई 26 जुलाई 3rd शिफ्ट वाला, हाँ। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, GST कलेक्शन बाय गवर्नमेंट, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ PSU, या फिर रिकवरी ऑफ लोन्स। इनमें से कौन सा रेवेन्यू रिसीट के तहत आता है। अब हम लोगों ने, हाँ, प्लेलिस्ट रहेगी एनोनिमस, ठीक है। तो अगर हम बात करें रेवेन्यू रिसीट की, तो देखो ये मैं आपको चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, चलो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज ये हम लोग का पार्ट 2 है। तो गवर्नमेंट की एक होती है इनकम, जिसको कि हम बोलते हैं रसीट। जैसे आपकी होती है इनकम, तो गवर्नमेंट की इनकम होती है, उसको रसीट बोलते हैं। और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है उसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है, खर्चा, एक्सपेंडिचर। रसीट दो तरह की होती हैं, एक्सपेंडिचर दो तरह की होती हैं, एक तो रेवेन्यू रसीट, दूसरी कैपिटल रसीट। सेम गोज विथ एक्सपेंडिचर ऑल्सो, दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। हेयर वी विल बी फोकसिंग ओनली ऑन द रसीट पार्ट, क्लियर। एक को समझो, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा, जब कोई एक्सपेंडिचर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे उसको साथ डील कर लेंगे। हाँ, तो काफ़ी लोग ये जानते हो, एक्सपेंडिचर केस मैंने आपको बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जहाँ पे गवर्नमेंट को कोई एसेट मिल रहा हो, राइट, यही बताया था ना। मैं चलो बताता हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जहाँ पे गवर्नमेंट कोई एसेट क्रिएट कर रही है या फिर अपनी लायबिलिटीज़ को कम कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बाइक ली, तो मेरे लिए वो लायबिलिटी है, सो शोरूम से निकालते ही उसकी प्राइस घट गई, प्लस पेट्रोल वोट्रोल सब डालना पड़ेगा और उसकी मार्केट वैल्यू धीरे 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 कम होती जाएगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल उसी जगह मैंने कोई एक मान लेते हैं लोडर मान लो कि मैंने एक लिया, ठीक है, और उस लोडर को क्या 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 किया मैंने,
उसको बिजनेस पर्पज से यूज़ किया, तो वो मेरे लिए एक एसेट है, पैसा कमा के दे रहा है। तो जो चीज़ पैसा कमा के देती है उसको एसेट बोलते हैं। जो चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉपर्टी खरीदी कहीं पे, तो वो प्रॉपर्टी के दाम एक टाइम पे बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, तो वो मेरे लिए एक एसेट है, ना कि लाइबिलिटी। क्लियर है? एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो मेरे एसेट को बढ़ाए, लाइबिलिटी कम करे। रेवेन्यू इसका उल्टा होगा। क्लियर? रेवेन्यू रसीट के केस में ये होता है, कैपिटल रसीट वो होती है जो एसेट कम करे और लायबिलिटीज़ बढ़ाए। समझ रहे हो? उल्टा उल्टा एक्सपेंडिचर रसीट में एकदम उल्टा खेल चलता है। ठीक है? लायबिलिटीज़ को बढ़ाए। रेवेन्यू में क्या होगा फिर इसका मतलब? रेवेन्यू का मतलब फिर यही होगा सर कि एसेट बढ़ रहे होंगे इसके केस में, जो पैसा आ रहा होगा, और लायबिलिटीज़ थोड़ी सी कम हो रही होंगी। अब यहाँ पे देखो, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, खरीद, तुम लोन ले रहे हो, जैसे कि मैंने लोन लिया 1 लाख रुपए का, तो मेरे बैंक में आ गया वो, तो क्या मेरा एसेट है क्या? नहीं, एसेट नहीं है, वो मुझे लौटाना पड़ेगा, एंड दैट टू विद एन इंटरेस्ट। तो मेरे लिए एसेट नहीं, एक लायबिलिटी है। तो ये एक लायबिलिटी हुआ, एंड बिकॉज इट इज़ अ लायबिलिटी, हमसे रेवेन्यू रसीट के बारे में पूछा जा रहा है। रेवेन्यू रसीट के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब मेरे से एसेट के बारे में पूछा जा रहा है, लायबिलिटी है ये। तो सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ पीओसीयू, मेरी कहीं पे शेयर होल्डिंग थी, मैंने उसको बेच दी, लो मैंने अपने एसेट को ही बेच दिया जहाँ से मेरा पैसा आ रहा था, लायबिलिटी। मैं रिकवरी कर रहा हूँ लोन्स की, लोन्स के वापस ले रहा हूँ, क्या एसेट क्रिएशन हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है। बट जीएसटी कलेक्शन जो मैं कर रहा हूँ एक तरह से एसेट है। जीएसटी कलेक्शन जो गवर्नमेंट करती है, जीएसटी किस तरह का टैक्स है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमारा एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि लोग डायरेक्टली ये पे नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं तो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना होगा, अपना सब खर्चे और कितना पैसा आपने इस फाइनेंशियल ईयर में लिया। फाइनेंशियल ईयर का कब से कब होता है? आपका ये होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो आपने उसमें कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, वो आप इनकम टैक्स के तहत भरते हैं। ठीक है, पर्सनली जाके। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में आप ऐसा कोई वेबसाइट में जाके, यानी कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये पास ऑन किया जा सकता है, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है जिसको वेल्थ टैक्स बोलते हैं, वो कभी भी पास ऑन नहीं किया जा सकता है। जीएसटी से आपको याद आना चाहिए 101 अमेंडमेंट याद आना चाहिए। जीएसटी से याद आना चाहिए असम के बारे में, बिकॉज असम पहला राज्य था जिसने कि जीएसटी बिल को रेटिफाई किया था। ठीक है, 101 अमेंडमेंट। और जीएसटी से याद आना चाहिए जीएसटी काउंसिल, जो है आर्टिकल नंबर 279A। इस जीएसटी काउंसिल को हेड कौन करता है? जो भी हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है वही करता है। और इसके बाद हमारा जस्ट अगला ये आर्टिकल कौन सा है? 280, जो किसकी बात करता है, जरा बताइए कमेंट में। इज़ दैट क्लियर? थोड़ा सा क्लियरेंस डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? जैसे अगर मैं लोन ले रहा हूँ तो किस रेसीट में आएगा? वो लोन ले रहा हूँ मैं, किस रेसीट में आएगा? कैपिटल रेसीट में आएगा। ठीक है, मैं लोन दे रहा हूँ, वापस कर रहा हूँ लोन, किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में, क्योंकि अब मैं अपनी लाइबिलिटीज़ को कम कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं सैलरी दे रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट, जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, उनको सैलरी मिल रही है। जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे, आपको सैलरी देगी गवर्नमेंट, उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। क्यों? क्योंकि उससे उसका कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वो रोड बिल्डअप करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में जो उसका एक्सपेंडिचर होगा, दैट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर? और 280 में आप जानते हैं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, वित्त आयोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो निम्नलिखित में से न्यूटन के गति का तीसरा नियम का इसमें से अनुप्रयोग कौन सा नहीं है? स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, जरा बताइए कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। नोट्स मिथिलेश भारद्वाज जी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, परमार एसएससी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो बैटरी इज 3%। ये लो चार्जर और अभी तुरंत चार्ज करो, मतलब करो भाई, चार्जर भी हम ही ला के दें क्या आप तुमको? है प्लीज टेल इन इंग्लिश हाउ विल यू एलिमिनेट ऑप्शन दिस क्वेश्चन ओनली। विघ्नेश कार्तिक जी, टू एलिमिनेट option in such type of question you need knowledge. Without knowledge you can't eliminate options. So knowledge is like the base of the cake and elimination is like its topping or icing on the cake. Alright, चलिए, काफ़ी अंग्रेजी हो गई, अब हिंदी में आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है? तो भाई कोलाइड, सारे तीनों हैं। कोलाइड कर रहा है प्लेयर विद किकिंग अ फुटबॉल एंड फीलिंग हर्ट, तो जैसे कि अरे कोई भी किसी से लड़ा, अब ये तो आई थिंक जानते हो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कर भला तो हो भला, सिंपल है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने आपके टीचर ने पक्का एग्जांपल दिया हुआ कि तो हमने दीवार में घूसा मारा, तो मतलब
तुमको उतना दर्द हुआ है ना हाथ में। क्यों हाथ में दर्द हुआ? बिकॉज उस वॉल ने भी एक फोर्स एग्जर्ट किया, उतना ही जितना कि आपने किया। तो सेम यहाँ पे वो चीज़ हो रही है। एज द सेलर जम्प्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बोट मूव्स बैकवर्ड। होता क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं बोट है और बोट से आप उछल रहे हैं, ठीक है, बोट से आप क्या कर रहे हैं, आप उछल रहे हैं। तो जब आप उछले तो आपने उसको पीछे की ओर धक्का दिया, तो वो उसी फोर्स से, जिस फोर्स से आप आगे गए, उसी फोर्स से बोट आपकी पीछे जाएगी। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इस ऑप्शन की बात करें, अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एंड रिकॉल ऑन दी गन, तो आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे लोग फायर करते हैं और पीछे की तरफ एकदम से झटका लगता है उनको। झटका इसीलिए लगता है क्योंकि जिस फोर्स से बुलेट आगे निकली वही फोर्स बुलेट ने उस पर्टिकुलर गन को दिया। रिकॉयल वेलोसिटी उसको बोलते हैं, जो पीछे की तरफ वेलोसिटी दिया उसको रिकॉयल वेलोसिटी बोलते हैं। आंसर यहाँ पे फर्स्ट होगा, अ फील्डर पुल्स हिज हैंड्स ग्रेजुअली विद द मूविंग बॉल वाइल होल्डिंग अ कैच। तो भाई जिन लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, ऑलमोस्ट सभी ने खेला होगा, तो जब आप कैच पकड़ते थे तो आप अपने हाथ को पीछे लाते थे। क्यों पीछे लाते थे? ताकि आपके हाथ में हर्ट ना हो, आपके हाथ, यानी कि आपके हाथों में चोट ना लगे। उसका कारण ये है कि जितने कम टाइम में कोई वेलोसिटी, कोई किसी बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। और जितना ज़्यादा टाइम में उसकी वेलोसिटी विल रिड्यूस टू ज़ीरो, उतना ही कम फोर्स लगेगा। तो आप इसमें कर क्या रहे थे? आप इसमें वेलोसिटी को ज़ीरो कर रहे थे ज़्यादा टाइम लेके, ताकि आपको कम चोट लगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आंसर होगा। इसका थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और उसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है हमारा न्यूटन का, वो क्या बोलता है कि एवरी बॉडी विल बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जैसे कि कोई अगर चीज़ चल रही है तो चलती रहेगी, विश्राम अवस्था में तो विश्राम अवस्था में रहेगी, जब तक उसमें कि कोई बाहरी बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, और जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम भी बोलते हैं हिंदी में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप ये चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप पीछे से आपको एक साइकिल आके हिट कर दे, ठीक है, मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही आपको एक ट्रक आके हिट कर दे, तो आपकी क्या हालत होगी आपको पता है। क्यों? क्योंकि इस ट्रक का मास ज़्यादा है। मास मतलब इनर्शिया, और इनर्शिया ज़्यादा है तो मतलब आपको चोट ज़्यादा लगेगी। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि जब हम बस में बैठे होते हैं और बस स्टिल है, एकदम से बस चलती है, तो हम क्या होते हैं, हम पीछे की तरफ लीन हो जाते हैं। जब बस में एकदम से ब्रेक लगते हैं तो हम आगे की तरफ लीन हो जाते हैं। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही एग्जांपल है। हम कारपेट को हिट करते हैं ताकि उससे धूल झड़ जाए, वो भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे ही बेस्ड है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें एक फॉर्मूला देता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की। किस एक्सेलरेशन के साथ कोई भी बॉडी एक्सेलरेट करेगी वो डिपेंड करता है आपने उसमें कितना फोर्स अप्लाई किया है। तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम वन टीम ऑन कोर्ट स्पोर्ट्स इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कोर्ट पर एक टीम के खिलाड़ी और खेल की कौन सी जोड़ी सही है? बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स होते हैं, हैंडबॉल में 9 प्लेयर्स होते हैं। इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। बताइए। तो पुराने स्टूडेंट्स हमारे जानते हैं कि हमने किस तरह से इसको याद किया था कि बास्केट, हम 5 बास्केट लेके आए, उसमें 6 वॉली रखी, ठीक है, 6 वॉली रखी, ठीक है। हम अपने हाथ का प्रयोग करते थे सातों दिन, ठीक है, नेट यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। तो नेट में भी आपको यही होगा। तो ये क्या है अभी आपको मतलब समझ में आ जाएगा। फिर हमें मिल गया बेस, ठीक है, 9 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बास्केट, बॉल, वॉली, बॉल, हैंड, बॉल, नेट, बॉल, बेस, बॉल, सारी बॉल कवर हो गई आपकी। बेस बॉल में 5 बास्केट लेके आए, 6 वॉली रखी। सातों दिन हमने हैंड का यूज़ किया, नेट का यूज़ नहीं किया। और जो बेस बॉल है, फिर बेस मिल गया हमें और हमने उसका 9 डेज यूज़ किया, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। हैंड बॉल में अगर हम देखें तो 7 प्लेयर्स हैं, ना कि 9। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ओनली 1 सही आंसर होगा, ठीक है। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स होते हैं। बास्केटबॉल में हमारे कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि एक मैंने आपको टर्म बताया था पिवट, याद रखिएगा। अभी के लिए सिर्फ एक टर्म पिवट, एक टर्म मैं दे रहा हूँ, उसको एकदम रट्टा मारना है आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 17। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? आर्टिकल 51A, आर्टिकल 370, आर्टिकल 343 या फिर आर्टिकल नंबर 80? बताइए। आसान क्वेश्चन है, एलिमिनेशन से आप कर सकते हैं इसको। डार्क मीम बनेगा मतलब समझा नहीं मैं।
कैसी बातें करते हो तुम लोग, पता नहीं, समझ नहीं आती, ठीक है। खैर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो आर्टिकल 51A में तो क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं, जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ देखेंगे। 370 सभी जानते हैं रिपील किया जा चुका है, जो कि JNK को स्पेशल प्रोविजंस देता था आपका। बट आर्टिकल 371 और उसके आर्टिकल 371A B C D E F G से लेके के जे तक अभी तक हैं, ठीक है, जो स्पेशल प्रोविजंस देते हैं कुछ स्टेट को, वो हम जब 371 का आएगा तब वहाँ पे देखेंगे। आर्टिकल नंबर 80 जो है ये बात करता है कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स की। काउंसिल ऑफ स्टेट समझिए, काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है। काउंसिल ऑफ स्टेट हम बोलते हैं किसको, राज्यसभा को, बिकॉज राज्यसभा में किसका रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन, इसलिए काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो इसके कॉम्पोजिशन की बात करता है। कॉम्पोजिशन किस तरह से होता है इसका, 250 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें कि 238 इलेक्टेड होंगे, 12 नॉमिनेटेड होंगे। इनको कौन नॉमिनेट करेगा, ठीक है, जो नोट्स बना रहे हैं भाई साहब प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो सारी चीज़ें हम नोट करेंगे, ठीक है। 238 इलेक्टेड, 12 नॉमिनेटेड, सारी चीज़ें। इनको कौन नॉमिनेट करेगा, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। किस फील्ड में नॉमिनेट करेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। लिसास, लिसास क्या होता है, लिसास होता है, ली से होता है लिटरेचर, ली से होता है लिटरेचर, एस से होता है साइंस, ए से होता है आर्ट, ठीक है, और इस एस से होता है सोशल सर्विस, सोशल सर्विस। जब गवर्नर नॉमिनेट करता है 1/6 मेंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो वहाँ पे एक और क्राइटेरिया बढ़ जाता है, दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 343। और अभी कितनी मेंबरशिप है जरा बताइए राज्यसभा की। तो 343 आर्टिकल के 3 क्लॉजेज हैं। पहले तो ये बोलता है कि यूनियन की लैंग्वेज हिंदी होगी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका दूसरा ये बोलता है इंग्लिश भी अलॉन्ग विथ हिंदी कॉन्टिन्यू रहेगी टिल 15 ईयर्स, 15 साल तक। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस बार का जो PCS UP PCS का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने साल तक का क्राइटेरिया था कि इंग्लिश इतने साल तक कंटिन्यू रहेगी, बट फर्दर उसको एक्सटेंड कर दिया गया, तो 15 ईयर के लिए ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था। राज्यसभा में अभी 245 है मेंबरशिप, ठीक है। चलिए लोकसभा के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। 550, ठीक है, 550 इसमें मैक्सिमम हो सकते हैं। नॉमिनेटेड 0 होते हैं इसमें, बस याद रखना। 550 में एक भी नॉमिनेटेड नहीं होगा। करंट में कितनी मेंबरशिप है, 543। सीट वेकेंट किसके लिए है, जो POK और एक्साइचिन वाला एरिया है, या फिर कल को कोई और हम टेरिटरी भारत में शामिल करते हैं तो उसको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। इन विच ईयर डिड साइना नेहवाल विन द ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन द इंडिविजुअल विमेंस बैडमिंटन कॉम्पिटिशन। साइना नेहवाल ने किस वर्ष व्यक्तिगत महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में ओलंपिक कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल की बात हो रही है। तो साइना नेहवाल वॉज द फर्स्ट, not only the first women, she was the first Indian to win a medal in badminton in the Olympics. ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2012 में, लंदन में ओलंपिक्स हुए थे। पता नहीं, जब मैं एक बैच लेता था, ठीक है, एयरफोर्स का, तो उसमें कुछ स्टूडेंट बोलते थे सर लंदन से लाएंगे गाना बजे। वहाँ पे क्या, तो बैच में मैं गाना सुनाता हूँ लास्ट में एक, ठीक है। तो रोज़ जैसे कभी कभी मैंने पूछ लिया कौन सा आज गाना सुनाया जाए, वैसे तो मैं मोटिवेशनल गाना ही सुनाता हूँ। तो बोलते हैं सर लंदन से लाएंगे, बड़ा मोटिवेशनल गाना है। फिर मैंने देखा कितना मोटिवेशनल गाना है, मुझे पहले तो पता नहीं था इसके बारे में। खैर, तो साइना नेहवाल पहली हमारी इंडियन बनी। आज तक कोई मेल ओलंपिक्स में मेडल नहीं ला पाया है बैडमिंटन में। फिर 2016 में कोई जो ओलंपिक हुआ था, जो कि रियो में हुआ था ब्राज़ील में, और फिर इससे जो अगला ओलंपिक हुआ था टोक्यो, उसमें हमारी जीता, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोक्यो ओलंपिक्स, ठीक है, जो कोविड की वजह से 2021 में हुआ, टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी PV सिंधु जी ने जीता। और PV सिंधु इज़ दी ओनली इंडियन में बोल सकते हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल लेके आई हैं, ठीक है। फीमेल तो है ही, इंडियन भी हैं, कोई अभी मेल तक नहीं लाया है, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये भी बैडमिंटन में लाई हैं, ठीक है। तो बैक टू बैक तीनों ओलंपिक्स में अभी इंडिया को मेडल मिल रहे हैं बैडमिंटन में। अब अगला वाला जो होगा पेरिस में 2024 में, ठीक है, तो वो वहाँ पे देखते हैं मिलता है कि नहीं। खैर, कुछ चीज़ आपको और बतानी थी, जैसे कि ओलंपिक्स आपको याद आना चाहिए कि इंडिया सबसे पहले ओलंपिक्स 1896 में हुए थे। कहाँ पे हुए थे, ग्रीस, एथेंस में हुए थे। ये तो समर ओलंपिक्स की बात हो गई। विंटर ओलंपिक्स कब हुए थे सबसे पहले, ठीक है। फर्स्ट विंटर ओलंपिक, ये तो यार क्यों इतना यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं ना। फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स ये हुए थे आपके 1924 में चैमोनिक्स, फ्रांस में। कहाँ पे हुए थे, चैमोनिक्स, फ्रांस में हुए थे ये चीज़ याद रखनी है आपने। और ये याद रखना है ओलंपिक में इंडिया का परफॉर्मेंस किस तरह से, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये है हमारा ओलंपिक्स और ये है हमारा इंडिया।
इंडिया ने आज तक 10 गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक में, जिसमें कि 8 तो हमारे हॉकी टीम ने ही जीते हैं, ठीक है, और 2 आए हैं इंडिविजुअल कैटेगरी में। इस इंडिविजुअल कैटेगरी में सबसे पहला मेडल जीता था अभिनव बिंद्रा जी ने, ठीक है, अभिनव बिंद्रा जी ने जीता था। ये इन्होंने शूटिंग में जीता था, दैट वाज गोल्ड मेडल। और फिर दूसरा आप जानते हैं टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा जी ने जैवलिन थ्रो में जीता। हॉकी की अगर बात करें तो हॉकी में सबसे पहला मेडल हमें मिला 1928 में, हॉकी में भी और इन जनरल भी हमें पहला जो मेडल मिला था वो गोल्ड मेडल के रूप में मिला था 1928 में इंडियन हॉकी टीम ने। और 1928 से लेके 1960 तक बैक टू बैक हमारी इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता। फिर 1960 वाले ओलंपिक्स में सिल्वर से वो करना पड़ा, फाइनल में हम हार गए थे। तो आप समझ सकते हैं। और आज तक का रिकॉर्ड है कि मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन ओलंपिक्स इन हॉकी इज़ इंडिया। 8 बार, मतलब सॉरी, ये टोटल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें 1928 से लेकर 60 तक तो बैक टू बैक जीते हैं, ठीक है। 6 गोल्ड मेडल, और ऐसे हराते थे, मतलब 30-0 से हरा रहे हैं, 30-0 से, मतलब बेइज्जती करके फाइनल में हराते थे ऐसा, क्योंकि ध्यानचंद कह रहा था वो हमारे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 2 और मेडल इन्होंने जीते, तो टोटल 8 जीते इन्होंने गोल्ड मेडल, और 2 इंडिविजुअल कैटेगरी में हमारे आए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा 2012। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड मशीन कोड एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने मशीन कोड का प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में इस्तेमाल किया? सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड या फिर फोर्थ? तो आंसर क्या होगा? मशीन कोड को यूज़ करता था एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये होगा आपका फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन नंबर सेकेंड। वैक्यूम, या हमने पढ़ा वैक्यूम जो ट्यूब्स का यूज़ कर रहा था, और मशीन कोड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। डैश स्टेट्स दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट्स ऑफ द डेंसिटीज अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। डैश बताता है कि तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के वर्गक्रमानुपाती होता है। बताओ, ठीक है, क्या इसका सही आंसर हो? ग्राहम्स लॉ, टिंडल्स लॉ, पास्कल लॉ, फिर केप्लर्स लॉ। एक चीज़ और यहाँ पे आपको ऐड करना चाहूँगा, ओलंपिक में इस बार CGL Tier 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था इंडिया ने ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल कब जीता, वो तो ठीक है, उसने ये पूछा पहला हॉकी का वर्ल्ड कप कब हमने जीता, ठीक है। फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप, याद रखिएगा 1975 में जीता, 1975 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा, देखिए, टिंडल्स, पास्कल सब जानते हैं, ये प्रेशर से रिलेटेड है। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? पास्कल्स लॉ हमारा ये बोलता है कि प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन एन इनक्लोज फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया, तो ये पानी जो है प्रेशर लगा रहा होगा वॉल्स पे, और इक्वल प्रेशर लगा रहा होगा हर जगह, ये बोलता है पास्कल्स लॉ। केप्लर लॉ सभी जानते हैं, हमारे 3 केप्लर जी ने प्लानिटरी लॉज दिए थे जो प्लानट से संबंधित थे, 3 लॉ दिए थे, उसमें से पहला, दूसरा और तीसरा थोड़ा सा जल्दी इनसे ओवरव्यू देख लेते हैं केप्लर के प्लानिटरी लॉज का। तो पहला लॉ ये बोलता है कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी मोशन ऑफ प्लैनेट के बारे में बताता है, ठीक है, मोशन ऑफ प्लैनेट के बारे में बताता है। दूसरा जो है वो बताता है प्लैनेट ऑर्बिट अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट में, यानी कि जो हमारा दीर्घवृत्ताकार, आई थिंक इसको बोलते हैं हिंदी में, उस ऑर्बिट में, उस पाथ में रिवॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बीच में हमारा सन हो गया, ये अर्थ है, तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट इसको बोलते हैं। और तीसरा बोलता है ये टाइम पीरियड जो होता है प्लैनेट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए क्यूब। ए यहाँ पे है सेमी मेजर एक्सिस ऑफ दैट ऑर्बिट, यानी ये चीज़, ठीक है। प्लैनेट ऑर्बिट अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। एक चीज़ थोड़ा सा ये इसमें याद रखिएगा कि ये फर्स्ट वाला है, ठीक है। ये जो यहाँ पे मैंने सेकंड लिखा है ना, ये फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला तो मतलब ये एक तरह से इन जनरल मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट वाला मतलब केप्लर लॉ मोशन ऑफ प्लैनेट की बात करते हैं। फर्स्ट बात करता है प्लैनेट ऑर्बिट अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, और जो सेकंड वाला है वो बात करता है कि जो स्पीड ऑफ प्लैनेट होती है ना, स्पीड ऑफ प्लैनेट इज़ मैक्सिमम जब प्लैनेट सन के करीब आता है। स्पीड ऑफ प्लैनेट इज़ मैक्सिमम व्हेन सन इज़ क्लोजेस्ट, और दी बोल सकते हैं दी प्लैनेट इज़ क्लोजेस्ट टू सन, व्हेन सन इज़ क्लोजेस्ट टू प्लैनेट, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है, बिकॉज हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं ना कि सन, ठीक है। तो ये 2 तो नहीं होंगे। अब टिंडल बचा, ग्राम बचा। अब टिंडल भी तो लगे हाथ बता ही देते हैं। टिंडल जो लोग परमार ऑफिसर पे अभी क्लास लिए होंगे, आई थिंक केमिस्ट्री की कल वाली, हाँ आई थिंक उसमें हाँ हो चुका है, याद करो जो हम लोगों ने इस मैटर प्योर चैप्टर किया था वहाँ पे।
टिंडल इफेक्ट क्या होता है, कोई बात नहीं अगर नहीं किया तो। टिंडल इफेक्ट ये बोलता है कि अगर मान लो कि सिंपल सा, बहुत सिंपल सा, किसी लिक्विड से अगर हम लाइट टॉर्च मारें तो अगर हमें लाइट का पाथ दिख रहा है उस लिक्विड के अंदर तो वो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, और अगर नहीं दिख रहा है तो वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। ठीक है, सिंपल। अब देखो 3 तरह के हमारे लिक्विड होते हैं, यहाँ पे एक पीपीटी लगाना तो बनता है। आई एम लाइक मास्टर गोगो, आया हूँ तो बता के जाऊँगा, ठीक है पूरा, चाहे जितना टाइम लगे, चाहे जितनी आपको नींद आए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे एक एक ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप आए हैं तो किस लिए आए हैं, ताकि एक एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम हो। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट की अगर बात कर लें तो टिंडल इफेक्ट वो शो करते हैं, उनको बोला जाता है जो लाइट के पाथ को विजिबल कर देते हैं। लाइट को पाथ को वही विजिबल कर पाते हैं जिनके पार्टिकल का साइज़ ज़्यादा होता है। हमारे 3 तरह के मिक्सचर्स होते हैं, एक होते हैं होमोजीनस मिक्सचर, दूसरे होते हैं हीट्रोजीनस मिक्सचर, और तीसरे होते हैं कोलाइडल मिक्सचर। ठीक है, कोलाइडल या फिर कोलाइड से बोल सकते हैं। होमोजीनस जो मिक्सचर होते हैं इनका जो पार्टिकल साइज होता है इज लेस देन 1 नैनोमीटर, हीट्रोजीनस का पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 10 नैनोमीटर, कोलाइडल का होता है 1 नैनोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर के बीच का। अब बताओ कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा। मतलब इस बात को लेकर तो आप 100% श्योर हो सकते हैं कि ये तो नहीं दिखाएगा टिंडल इफेक्ट, ये दिखाएगा, इसका कुछ कह नहीं सकते। तो इसका मैं बता देता हूँ, ये दिखाएगा, यानी कोलाइडल वाला हीट्रोजीनस की तरह बिहेव करता है। कोलाइडल के एग्जाम्पल क्या है, कोलाइडल के एग्जाम्पल हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मिल्क सॉल्यूशन। क्लियर। होमोजेनस मिक्सचर टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा, हीट्रोजेनस दिखाएगा, कोलाइडल भी दिखाएगा। ठीक है, होमोजीनस वाला में क्या और आपको याद आना चाहिए, ये आपका एक स्टेबल सोल्यूशन होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, हीट्रोजीनस वाला नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, कोलाइडल इन दोनों के बीच का होता है। और कुछ, बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं। होमोजीनस जो मिक्सचर्स होते हैं उनको हम प्यार से सॉल्यूशन बुलाते हैं, सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल है एलॉय। जी हाँ, एलॉय भी आपका एक तरह का सॉल्यूशन है। किस तरह का सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है ये हमारा। ठीक है, जैसे आपने चीनी, लेमनेड जिसको बोलते हैं, लेमनेड में क्या है कि आपने नींबू डाला, चीनी और थोड़ी सी शक्कर नहीं, थोड़ा सा नमक डाला। ठीक है, और उसको आपने बहुत अच्छे से स्टेट किया, ऐसे स्टेट आपने किया, ऐसे उसको घोला कि उसमें ज़रा सा भी, मतलब बहुत अच्छे से आपने उसको स्टेट कर दिया। तो आप बता नहीं सकते हैं कि इसमें वाटर के क्रिस्टल कौन से हैं, सॉल्ट के कौन से हैं, शुगर के कौन से हैं, और लेमन के कौन से हैं। तो इस मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। हीट्रोजीनियस में आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने पानी में रेत या फिर सैंड डाल दी, तो उस केस में वो हीट्रोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि उसमें पार्टिकल साइज़ बहुत बड़ा है, और अगर आप देखें तो पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। इज़ दैट क्लियर। बाकी जब कोई और यहाँ पे टॉपिक आएगा तो हम और थोड़ा इसको ढंग से देखेंगे। इस पर क्वेश्चन आ चुका है आपके इसी टीयर 1 जो अपकमिंग थे। बचा क्या, ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ ये बोलता है कि रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन को आप एक तरह से समझ सकते हैं मिक्सिंग ऑफ गैसेस। फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं कमरा है, ठीक है, दिस इज़ अ कमरा यानी कि रूम। यहाँ पे मैंने अगरबत्ती जलाई, तो अगरबत्ती से निकले क्या, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ पार्टिकल्स, गैस निकली। ठीक है, पार्टिकल्स। अब ये डिफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे इसका है हाई कंसंट्रेशन, किसका, इस गैस के पार्टिकल का जो अगरबत्ती से निकल रही, जिसका अरोमा है। यहाँ पे उसका लो कंसंट्रेशन है, तो कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाती है, हो रहा है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन कितनी तेज़ी के साथ होगा, कितनी जल्दी के साथ ये मिक्सचर होगा, दैट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ दोज पर्टिकुलर व्हाट गैसेस। जैसे फॉर एग्जांपल डेंसिटी, और आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहे होंगे, ठीक है, काफ़ी लोगों को पता होगा, है ना। छोटी सी मेरी भतीजी है 1 साल की, अब उसको डांट भी नहीं सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो मजबूर हैं अभी कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा। तो डेंसिटी, ये तो या तो डेंसिटी लिख के आ सकता है, या फिर याद रखिएगा मोलर मास लिख के आ सकता है, या फिर मॉलिकुलर मास लिख के आ सकता है। डेंसिटी या फिर मॉलिकुलर मास के इन्वर्सली स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितना मॉलिकुलर मास कम होगा, जितनी हल्की गैस होगी उतनी जल्दी डिफ्यूजन होगा, जितनी भारी गैस होगी उतनी कम डिफ्यूजन होगा। इज दैट क्लियर। 21 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व के संबंध में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है या फिर सही है। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड फंक्शन, इट गिव्स द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर एट ईच प्राइस। कॉन्ग्रेचुलेशन सर राहत ठाकुर। क्यों भाई कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों। नोट्स जल्दी मिलेगा, ठीक है, नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए अब बात करते हैं डिमांड कर्व की। ठीक है, तो डिमांड कर्व क्या बोलता है इकोनॉमिक्स में, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो कुछ जल्दी से बनाते हैं। डिमांड कर्व कुछ इस तरह का दिखता है, देखो
यहाँ पे रखते हैं प्राइस को। बहुत ही सिंपल होता है ये, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप 22 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन तक आ चुके हैं, 20 कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप कि अब यहाँ तक 5 क्वेश्चन तक सारे स्टूडेंट अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखेंगे। ये प्राइस है, वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस मैंने क्वांटिटी को लिया। नाउ दिस डिमांड कर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दिस सप्लाई कर्व। पहले तो इतना समझते हैं डिमांड कर्व किस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये देखो, अगर ये प्राइस मैं बढ़ाऊँ, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, यानी कि नेगेटिव स्लोपिंग कर्व है कि नहीं? इतना तो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, नेगेटिव स्लोपिंग कर्व है ये हमारा, नेगेटिव स्लोपिंग है, ठीक है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा, अगर मैं जैसे जैसे मैं प्राइस बढ़ा रहा हूँ, क्वांटिटी कम हो रही, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़, अगर अभी उसका दाम है, मान लेते हैं आलू का दाम है, मुझे एग्जैक्ट दाम तो नहीं पता है, मैं इतनी ख़रीदारी नहीं करता हूँ, आई थिंक, चले मान लेते हैं कि 20 रुपये किलो है, ठीक है। अब कल को मान लेते हैं 30 रुपये किलो हो गया, तो आप ज़्यादा आलू खरीदेंगे कि कम खरीदेंगे? ऑब्वियस सी बात है कम, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लेस एज द प्राइस गोज अप। एंड अगर मान लेते हैं कि प्राइस और बढ़ रहा है, और बढ़ गया, तो और मैं कम डिमांड करूंगा, और इसका वैसे वर्सा, यानी कि अगर कम हो रहा है प्राइस, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो मेरी क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी जो मैं डिमांड कर रहा हूँ वो बढ़ रही है। तो मैंने पहले ही उस ग्राफ को ड्रॉ कर दिया, जो ग्राफ ड्रॉ होता इस एनालॉजी से, ठीक है। तो ये ग्राफ यही बनेगा आपका। इज दैट क्लियर? यानी कि एज अ जो मैं कंज्यूमर हूँ, तो मैं किस चीज़ को देख रहा हूँ? अफोर्डेबिलिटी को, मेरे लिए अफोर्डेबल क्या है। लेकिन अगर मैं थोड़ा देखूँ सप्लाई साइड से, सप्लाई कौन करता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे फार्मर सप्लाई कर रहे हैं आलू, जहाँ पे मैं जाता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे उनको ये पता है कि यार आलू का जो है दाम इस समय 40 रुपये प्रति किलो है, यानी कि अगर आलू उगाएंगे तो अच्छा मुनाफा मिलेगा। दैट मीन्स कि जितना प्राइस बढ़ेगा उतना क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ता जाएगा। ये है सप्लाई कर्व, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक तरह से बोल सकते हैं पॉजिटिव स्लोपिंग है, यानी प्राइस और क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी सप्लाई हो रही है। लेकिन आप ये बताओ कि अगर मान लो कि भाई 40 रुपये पर केजी बहुत सप्लाई कर रहे हैं, बहुत सप्लाई कर दिया, लेकिन डिमांड ही नहीं है, तो मिसमैच हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि प्राइस बहुत कम हो रहा है, प्राइस बहुत कम हो रहा है, तो डिमांड के अकॉर्डिंग क्वांटिटी बहुत सप्लाई हुई, क्वांटिटी बहुत मिल रही, क्वांटिटी बहुत मतलब डिमांड हो रही है, ठीक है। अब क्वांटिटी तो डिमांड हो रही ज़्यादा, प्राइस तो कम है, तो सप्लाई साइड तो जो सप्लाई कर रहा है फार्मर्स, वो तो उगाएगा नहीं, तो इस तरह से मिसमैच हो जाता है। लेकिन ये मिसमैच हो नहीं पाता है क्योंकि ये जो हमारी चीज़ें हैं वो इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करती हैं। तो जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट करते हैं वो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जो इस मिसमैच को कंप्लीट कर देती हैं। तो जो हमारा डिमांड कर्व है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड फंक्शन, इट गिव्स द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर एट ईच प्राइस। बहुत हलवा सा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा टिपिकल ये क्वेश्चन तब बनता जब ये आता कि डिमांड कर्व इज़ अ नेगेटिव स्लोपिंग कर्व, तब थोड़ा सा ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन बनता जो आगे बन सकता है। इन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच टाइम डज मार्स भैया कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस? मंगल अपने कक्ष पर, जो हमारे मंगल भैया अपने अक्ष पर, नॉट कक्ष पर, अक्ष पर। व्हाट इज कक्ष एंड अक्ष, दोनों का डिफरेंस समझो। तो अक्ष को बोलते हैं एक्सिस, ठीक है, एक्सिस से इंग्लिश में। कक्ष को बोलते हैं हिंदी में ऑर्बिट, ठीक है। दोनों में अलग अंतर होता है, जिस तरह हमारा रोटेशन और रेवोल्यूशन में होता है। ये हमारी अर्थ जो अपनी एक्सिस में कितना टिल्टर, जरा बताइए। अर्थ हमारी, ये इसका एक्सिस है जिसके अराउंड ये रोटेशन कर रही है, मतलब ये रोटेशन कर रही है अपनी एक्सिस पे। रोटेशन हमेशा होता है अपनी एक्सिस पे, रेवोल्यूशन होता है अपने ऑर्बिट पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारा सूरज भैया है हमारे ये, ठीक है। सूरज भैया के इर्द गिर्द जो है हमारा अर्थ, ये क्या कर रहा है? इस ऑर्बिट में इस तरह से घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व करता है एक कक्ष पे, यानी कि ऑर्बिट में, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अपनी एक्सिस पे एक स्पिन कितनी देर में करता है, यानी कि मार्स का एक दिन कितने दिन में हो जाता है। तो उसका एक दिन हमारे एक दिन के बराबर ही होता है, 1 डे। ये तो हो गया भाई स्पिनिंग की बात। अच्छा, फास्टेस्ट स्पिनिंग कौन सा है? फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट, सबसे जो तेजी से घूमता हो, सबसे तेजी से प्लैनेट, घूमने से मेरा मतलब है रोटेशन करता है, ये आंसर होगा आपका जुपिटर। लेकिन अगर मैं बात कर दूं ऑर्बिटल स्पीड की या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी की, ऑर्बिटल स्पीड या फिर जब मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी बोल देता हूं तो वहां पे मैं बात कर रहा हूं रेवोल्यूशन की।
और ये फिर मैं बात कर रहा हूँ 1 साल की, क्योंकि रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, आपका एक चक्कर सन के अराउंड कितने देर में पूरा हुआ, दैट इज़ कॉल्ड एज 1 रेवोल्यूशन। ऑर्बिटल वेलोसिटी उसी को हम बोलते हैं। और ये सबसे लीस्ट होती है किसकी, ये सबसे लीस्ट होती है हमारे मरकरी की। यानी मरकरी जो होता है बुध, उसका एक जो साल है वो सबसे कम दिन में कंप्लीट हो जाता है, एंड दैट इज़ अर्थ के अगर हम एक डे से इसको कंपेयर करें तो रफली 88 डेज में मरकरी अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है। प्लैनेट के बारे में डीप में नहीं घुस रहा हूँ, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा फिर बोर हो जाओगे इस लेक्चर में और थोड़ा हैवी हो जाएगा ये लेक्चर। तो प्लैनेट हम किसी और लेक्चर में डील कर लेंगे, अभी के लिए बस आप इतने फैक्ट याद रखें, ठीक है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या फिर नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। ओल्डेस्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ओल्डेस्ट होगा यहाँ पे आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये बना था 1875 और ये पूरे वर्ल्ड के 10 ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज में आता है, ठीक है। और इसको सेटअप किया था प्रेमचंद क्या नाम था यार, प्रेमचंद चंद करके ही कुछ था, हाँ प्रेमचंद रॉयचंद, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें जहाँ पे यूजुअली अभी ट्रेडिंग होती है, 1992 में सेटअप हुआ था। 24th, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इंडियाज शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम डैश, भारत की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया। रटलैंड आइलैंड अंडमान, श्रीहरिकोटा आंध्रा, मछलीपट्टनम जिसको मसूलीपट्टनम बोला अंग्रेजों ने, आंध्र प्रदेश, या फिर चांदीपुर ओडिशा। आई थिंक ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। CEO राममूर्ति हैं बिल्कुल, एशिया का फर्स्ट, बिल्कुल कॉटन मर्चेंट। सबने सही आंसर दिया, बिकॉज यहाँ से तो कुछ होता ही नहीं है। श्रीहरिकोटा से हमारी लॉन्च होती हैं सैटेलाइट। अच्छा, अभी हमने एक इसरो का मिशन था जिसमें हमने एक कंट्री की 7 सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया। ज़रा बताइए वो कौन सी कंट्री है, तो चांदीपुर उड़ीसा में अगर हम देखें तो ये एक आपका चांदीपुर बीच है उड़ीसा में, और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा इंटीग्रेट ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, है ना इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। ये कहाँ पे है, अब्दुल कलाम आइलैंड यहाँ पे है, और यहीं से हम करते हैं अपनी मिसाइल्स की टेस्टिंग, जिसका नाम पहले व्हीलर आइलैंड था, ठीक है। आई थिंक आपको पता होगा। अच्छा बताइए, APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो यहाँ से हम करते हैं टेस्ट फायरिंग अपनी मिसाइल्स की। पृथ्वी 2 हमारी एक तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है। अब सर बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, तो 2 तरह की मिसाइल होती है। आपने एक बैलिस्टिक सुना होगा और एक आपने क्रूज सुना होगा। अंतर ये होता है कि इनको जब बैलिस्टिक छोड़ी जाती है ना, तो इस तरह का ये ट्रैजेक्टरी फॉलो करती है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज होती हैं कुछ इस तरह से जाती है हमारी, यानी कि बैलिस्टिक को ट्रेस करना आसान होता है, क्रूज को उतना आसान नहीं होता ट्रेस करना। बैलिस्टिक को लॉन्च करने के लिए एक रॉकेट लॉन्चर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मिसाइल को आवश्यकता नहीं पड़ती है। बैलिस्टिक को आप सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड से ही, ठीक है, ग्राउंड से ही इसको रिलीज़ कर सकते हैं, लेकिन क्रूज को ग्राउंड से भी एयर से भी कहीं से कर सकते हैं। क्रूज़ मिसाइल को ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल होता है। क्रूज़ का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ब्रह्मोस, ठीक है, ब्रह्मोस इसका एग्जांपल हो जाएगा क्रूज़ मिसाइल का, जो कि इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। आई होप आपको पता होगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा इंडिया के रिवर का नाम है, और एक रशिया के रिवर का नाम है मॉस करके उसका नाम एंड होता है, दिमाग में भी आ नहीं रहा है। मतलब रशिया की रिवर का नाम है और ये इंडिया के रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्रा, और वहाँ की एक मॉस करके कुछ ऐसा नाम है, ठीक है। दोनों रिवर्स के नाम पे पड़ा ब्रह्मोस, जो कि हमारी एक क्रूज़ मिसाइल है। तो आंसर है यहाँ पे ये। और वो जो हमारे मैं देश की बात कर रहा था वो था हमारा, उसका नाम S से स्टार्ट होता था। देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया। सिंगापुर, बिल्कुल सही है, सिंगापुर। और हमारे अब्दुल कलाम जी की है ऑटोबायोग्राफी का नाम विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। बाकी जब कोई क्वेश्चन आएगा ऑटोबायोग्राफी से तो वहाँ पे सारी ऑटोबायोग्राफी हम लोग कर लेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, आपके सामने ये रहा 25th, और ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। दिस विल बी द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, ठीक है। मेघदूता वॉज रिटन बाई विच ऑफ द एंशिएंट पोर्ट? कालिदास, व्यास, रविकृति, हरिसेन, ठीक है। आंसर नहीं बता रहा हूँ, ऑप्शन का पोस्टमार्टम कर लेते हैं, बट आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आंसर आप बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो कालिदास जी हमारे, आप जानते होंगे, काफ़ी सारे इन्होंने राइटिंग्स लिखी, जैसे कि मेघदूतम,
ओह शिट। ठीक है, तो कोई नहीं, आज गलती से मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो आंसर तो फर्स्ट आप समझ गए, मेघदूता लिखे इन्होंने, मेघदूतम, एकदम से वही पहला नाम आ गया। खैर क्या करें। रघुवंश, ठीक है, रघुवंश, कुमार संभवम, काफ़ी भारी मिस्टेक हो गया। कुमार संभवम, ऋतु संहार, ठीक है, ऋतु संहार। रवि कृति, ये कोर्ट पोएट थे, दरबारी कवि थे, किसके? पुलाकेसिन टू। पुलाकेसिन टू किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे पुलाकेसिन टू। ठीक है, और ऐहोल पिलर इंस्क्रिप्शन इनसे रिलेटेड है, ऐहोल पिलर इंस्क्रिप्शन। हरिसेन की बात करें, ये कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के, और इनसे आपका रिलेटेड है जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, दैट इज़ प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक, क्लियर। आज का लेक्चर होता है यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, अब क्वेश्चन ऑफ द डे आज तो आप लोगों के लिए नहीं हो पाया, कल से ज़रूर रहेगा। अब बताइए आपको कैसा फील हो रहा है? टोटल हम लोग का कितना लगा टाइम? 1.5 घंटे का टाइम लग गया। अब बताइए आपको कैसा लग रहा है? नोट्स मैं जल्द से जल्द टेलीग्राम पे डलवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत बस खाना वाना खा के जल्दी से, है ना। यहाँ पे मालविका अग्निमित्र नहीं लिखा क्या मैंने? ठीक है, एक मालविका अग्निमित्र भी है और ये एक लव स्टोरी है। ठीक है, ज़रूर पढ़िएगा इसको, इसके बारे में, लेकिन सिलेक्शन के बाद। मालविका अग्निमित्र, मालविका, ठीक है, मालविका जी और अग्निमित्र जी के लव स्टोरी की ये बुक है, मालविका अग्निमित्र, कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम भी है, बिल्कुल यहाँ पे मैंने नहीं लिखा इसको भी, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक, अब बताइए कैसा क्या जीके में आज तक अच्छा मज़ा आया। थोड़ा शॉर्ट रखिए लेक्चर को, वो तो नहीं हो पाएगा नीट वाला जी। ठीक है, शॉर्ट तो नहीं हो पाएगा। कोई नहीं, फॉलो करते रहें मुकुल जी, इम्प्रूव होगा। आनंद श्रीवास्तव, पेड वालों को क्लास देखनी है क्या? वो डिपेंड करता है, अगर आप एकदम न्यूबी हैं तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा। अगर आप एकदम न्यूबी हैं, अगर आपने कुछ चीज़ें कर रखी हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर बिल्कुल न्यूबी है तो ना करिए। अब वही करते रहिए, ऑर्डर में नोट्स बनाते रहिए, उनको रिवाइज करते रहिए, बिकॉज आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। अगर आप प्योरली 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो, अगर आप जैसे अपकमिंग एग्जाम में CPO, स्टेनो, डेली प्लेसेस में बैठने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। CGL मेंस। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 4 मार्क्स से GS में, अच्छा गाना बजाओ, अच्छा अच्छा जी, वॉइस बहुत अच्छी है, क्या बात है। कब तक वीडियो रहेगा? ये वीडियो जब तक YouTube ज़िंदा है तब तक रहेगा। ठीक है, जब तक YouTube है तब तक ये वीडियो रहेगा। अब पता नहीं समझ क्यों नहीं पा रहे हैं भाई, दोपहर वाला जो सुबह वाला वीडियो है वही सिर्फ उसी का है, बाकी जो भी चैनल पे वीडियोस आएंगे हमेशा रहेंगे। ठीक है, आज साइंस से क्लास नहीं मिला, राधा यादव भी, हाँ कल से रहेगा वो। ठीक है, कल से आपका रहेगा साइंस से क्लास, परमार ऑफिसर्स पे जो रहता है 7 AM पे वो रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, प्राइवेट नहीं होगी अंकित जी। थैंक यू अक्षय जी। आई फेल्ट लाइक वॉचिंग अ हॉलीवुड थ्रिलर वेर यू कांट मिस अ सिंगल सेकेंड, अमेजिंग सर। थैंक यू दुर्गेश जी। बाकी मिलते हैं कल, ऑलराइट, थैंक यू। कल से CHSL एग्ज़ाम है, रिव्यू मैं कराऊंगा टेलीग्राम पे, बिकॉज यहाँ पॉसिबल हो नहीं पाएगा। ठीक है, हाथ दुखता है साहब पढ़ाने से डर नहीं लगता, हाथ दुखता है, इतना मोटा पेन है ना ये, चलाने में ऐसी तैसी हो जाती है, लेकिन खैर। तो टेलीग्राम पे हम लोग रिव्यू करेंगे जो क्वेश्चन, चिंता ना करिए, जो भी हम लोगों ने चीज़ें करी हैं 51 लेक्चर्स में, चीज़ें वहीं से आने वाली हैं। ठीक है, अगर CGL MTS में आई हैं, CGL में आई हैं, तो CHSL भी में भी आएंगी चीज़ें। थैंक यू, बस रिवीजन करिएगा।